अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अल्सर। प्रीवियस बुक में हमने डोगर बुक से जो है टॉपिक डिस्कस किया था क्रॉनिक लेग अल्सर्स, क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट लिखा हुआ था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं जो बुक फॉलो कर रही हूँ SRB मैनुअल ऑफ सर्जरी, उसमें से हम ये टॉपिक डिटेल में कवर करेंगे। और इस चैप्टर की आउटलाइन ये है कि यहाँ पे हम अल्सर, ग्रेनुलेशन टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स और सारे जो अल्सर्स हैं वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अल्सर है क्या, उसकी डेफिनेशन। अल्सर मैंने आपको बताया कि ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ कवरिंग एपिथेलियम या म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, एपिथेलियम या म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर ब्रेक आ जाए, ब्रीच आ जाए उसकी कंटिन्यूटी में ड्यू टू द मॉलिक्यूलर डेथ, तो उसको हम कहते हैं अल्सर। तो यहाँ पे फिगर है, देखिए, ये नॉन हीलिंग अल्सर फुट है। ठीक है, यहाँ पे नॉन हीलिंग अल्सर फुट है, जबकि यहाँ पे मेलिग्नेंट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा लेग अल्सर दिखाया गया है। ठीक है, अच्छा, अल्सर के ना हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले देखिए मार्जिन, अगर मैं आपको दिखाऊँ फिगर में, मार्जिन जो होता है ना, वो होता है, ये जो आपको नज़र आ रही है ये मार्जिन है। ये एक्चुअली रेगुलर या इरेगुलर हो सकती है। जिस तरह यहाँ पर देखिए इरेगुलर किस्म की मार्जिन है, राउंडेड भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है। ठीक है, अब एज क्या है? एज जो इसकी ये दीवार होती है ना, उसको हम एज कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ फॉर सपोज़ ये कमरा है, ठीक है, अब इस कमरे को एक अल्सर समझे। अब मार्जिनस जो होती हैं, ये चीज़ जो है ये अल्सर की मार्जिनस है। ठीक है, लेकिन ये इस कमरे की ये जो दीवारें हैं ये इसके एजेस कहलाएंगे, चारों दीवारें जो है इसकी एज हैं। तो अल्सर में ये ऊपर वाली चीज़ मार्जिन है, जो इसकी दीवारें हैं वो इसकी एजेस होती हैं। ठीक है, एज वो होता है जो कनेक्ट करता है इस फ्लोर ऑफ द अल्सर को मार्जिन के साथ देखे कर रहा है। फ्लोर है, ये मार्जिन है, उसको कनेक्ट कौन कर रहा है? एज कर रहा है। अब डिफरेंट एजेस होती हैं, एजेस जो है ना, इन्हीं चीज़ों की डिफरेंट टाइप्स हैं जो यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, ये कमरे की जो दीवारें हैं, तो इस अल्सर में एजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है स्लोपिंग एज, इस फिगर में देखें, ये मार्जिन है, ये एज है, ये फ्लोर है, और फ्लोर जिस चीज़ पे पड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं बेस। तो सबसे पहली टाइप है स्लोपिंग एज, इस तरह से स्लोप बना हुआ है। ये आपको जो है हीलिंग अल्सर में मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि डिफरेंट अल्सर्स में डिफरेंट एजेस होते हैं, तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। स्लोपिंग एज है, यानी ये एक हीलिंग अल्सर है। इसका इनर पार्ट रेड होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको रेड हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलेगा, जबकि आउटर पार्ट वाइट होता है, क्योंकि वहाँ पे स्कार या फाइब्रस टिश्यू मिलेगा। बीच वाला मिडल पार्ट ब्लू होता है एपिथेलियल प्रोलिफरेशन की वजह से। ठीक है, दूसरी टाइप आती है स्लोपिंग एज के बाद, दूसरी इस तरह से होता है अंडरमाइंड। ये मार्जिन था, लेकिन अंडरमाइन एजेस, अंडरमाइन किस तरह है? TB ट्यूबरकुलस अल्सर में अंडरमाइन एज होता है। डिजीज़ प्रोसेस एडवांस इन द डीपर प्लेन, नीचे जा रही है इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जबकि जो स्किन एपिडर्मिस है वो ऊपर क्योंकि प्रोलिफरेट कर रहा है, इसीलिए अंडरमाइन मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए पंच्ड आउट किस में मिलेगा? ये हमें गमेटस या सिफिलिटिक अल्सर और जो ट्रॉफिक अल्सर्स होते हैं उसमें हमें पंच्ड आउट मिलेगा। एंड आर्टराइटिस की वजह से आपको पंच्ड आउट, बिल्कुल पंच लगा हुआ है अल्सर में। ठीक है, इस तरह का मिलेगा सिफिलिटिक या ट्रॉफिक अल्सर। उसके बाद रेज्ड या बीडेड एजेस, ये देखें, ये इसके एजेस ऊपर उभरी हुई हैं, बीडेड हैं, रेज्ड हैं, उभरी हुई हैं। तो ये एक्चुअली रोडेंट अल्सर बेसल सेल कार्सिनोमा में आपको मिलता है। पर्ली वाइट जो है, बीड्स क्यों हुए हैं? एक्टिव सेल्स की प्रोलिफरेशन की वजह से यूँ बीड बन गया है, बीड। ठीक है, इवर्टेड, बाहर बाहर आ गए, इवर्टेड एजेस क्यों हुई हैं? ये तो फ्लोर था ना, एजेस बाहर क्यों आ गए, इवर्ट क्यों हो गई? ये हमें कार्सिनोमेटस अल्सर में मिलता है, क्योंकि स्पिल हुआ है ना, प्रोलिफरेटिंग मैलिग्नेंट टिश्यू बाहर आके स्पिल हो रहा है, नॉर्मल टिश्यू के ऊपर स्पिल हो रहा है, तभी हमें इवर्टेड या रोल्ड आउट एजेस मिलती हैं। ठीक है, बीडेड इस तरह से होता है, जो हमें स्क्वामस सेल या बेसल सेल कार्सिनोमा में मिलेगा। तो अब फ्लोर पे आ जाए, अल्सर की जो है मार्जिन हमने पढ़ ली, एज पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए। अब फ्लोर जो होता है ना, ये हमें जो नज़र आता है अल्सर का वो फ्लोर होता है। ये देखिए, ये पूरा इसका फ्लोर है अल्सर का। एक्चुअली फ्लोर में डिस्चार्ज भी है, ग्रेनुलेशन टिश्यू भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, लेकिन बेस क्या है? जिस चीज़ के ऊपर जो है अल्सर पड़ा हुआ है, फ्लोर के नीचे वाली चीज़, वो बेस होती है। जिस तरह अगर फ्लोर है तो नीचे एक सीमेंट होता है ना, तो अल्सर के भी नीचे क्या होगा? बोन होगी, टेंडन होगा, तो वो हमें नज़र नहीं आता, वो हमें फील होता है, लेकिन फ्लोर हमें नज़र आता है, बेस हम फील करते हैं। ये डिफरेंस भी याद रखें। बेस इज़ अ वन ऑन विच द अल्सर रेस्ट, इट मे बी बोन और इट मे बी सॉफ्ट टिश्यू। अब आ जाए इंड्यूरेशन ऑफ द अल्सर। देखिए, इंड्यूरेशन एक क्लिनिकल पाल्पेटरी साइन होता है, यानी कि विच मीन्स देयर इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्डनेस इन द डिजीज्ड टिश्यू, उसको हम कहते हैं इंड्यूरेशन, यानी उसमें एक शक्ति है, एक हार्डनेस है। तो इट इज़ ऑब्वियस इन वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, इट इज़ बेटर फेल्ट इन द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग अल्सर में भी आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हो, जिसमें फाइब्रोसिस हो गई है। तो वैसे ये पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा में नहीं होगा, या लेस होगा, एब्सेंट होगा, और मैलिग्नेंट मेलानोमा में। लेस इंड्यूरेटेड कार्सिनोमा इज़ मोर एग्रेसिव, जितना कम इंड्यूरेटेड है, सख्त नहीं है, उसकी हार्डनेस नहीं है, तो वो उतना कम एग्रेसिव है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंड्यूरेशन हमें वीनस डिजीज़ में, क्रॉनिक डीप वीनस थ्रोम्बोसिस में भी मिलती हैं। ब्रानी इंड्यूरेशन एक फ़ीचर है
एब्सेस का। इंड्यूरेशन इज़ फेल्ट एट एज, जो एजेस है ना वहाँ पे आपको इंड्यूरेशन मिलती है, बेस पे और सराउंडिंग एरिया ऑफ द अल्सर। इंड्यूरेशन सराउंडिंग वाले एरिया पे सिग्निफाई करती है उस डिजीज़ या उस ट्यूमर का एक्सटेंट। outermost part of the indurated area is taken as a point from where the clearance of the wide excision is planned। यानी अगर वो सराउंडिंग की एरिया भी इंड्यूरेटेड है, सख्त है, हार्डनेस है, तो उसका भी आउटर मोस्ट पार्ट आपको लेना होता है, इतना ज़्यादा आपने उसको एक्साइज करना होता है, वाइड एक्सीजन आपने प्लान करनी होती है, ठीक है। खैर इंड्यूरेशन के बाद अब आ जाए अल्सर को हम क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहली क्लासिफिकेशन 1 है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। आपसे कोई पूछे तो उसमें आप कहोगे कि एक होता है अल्सर स्प्रेडिंग अल्सर, हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर, कैलस या स्टेशनरी अल्सर, ठीक है। ये होगी फर्स्ट क्लासिफिकेशन यानी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। स्प्रेडिंग, हीलिंग, नॉन हीलिंग या कैलस। स्प्रेडिंग नाम से पता चला है, तस्वीर को साथ साथ देख जाए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्प्रेडिंग है, ये देखिए स्प्रेडिंग अल्सर है जिसमें कॉपियस सा देखिए परुलेंट किस्म का डिस्चार्ज आपको स्लॉ के साथ नज़र आ रहा है। स्प्रेडिंग अल्सर में होता यूँ है, इसकी जो ये देखिए एजेस है ना, एजेस, मार्जिन की बात नहीं कर रही, एजेस इसकी इन्फ्लेम्ड है, इरेगुलर है, इडीमेटस है, एडिमेटस। तो ये अक्यूट पेनफुल अल्सर होता है जो स्प्रेड कर रहा है ना, पेनफुल होता है। इसके फ्लोर में हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं मिलता या ग्रेनुलेशन टिश्यू एब्सेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज परुलेंट पस वाला डिस्चार्ज होता है, स्लो हो रहा होता है। सराउंडिंग का एरिया भी आपको रेड एडिमेटस मिलता है। स्प्रेडिंग अल्सर में जो रीजनल नोड्स हैं, ड्रेनिंग नोड, वो भी बड़े होंगे, टेंडर होंगे इन्फ्लामेशन की वजह से, क्योंकि फैल रहा है ना, स्प्रेड कर रहा है। यहाँ पेशेंट को फीवर होगा, पेन, इम्पेयरमेंट ऑफ द फंक्शन, लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन और लिटिल एविडेंस ऑफ रीजनरेशन। तो ये स्प्रेडिंग। दूसरा क्लिनिकल अल्सर होता है हीलिंग अल्सर। हीलिंग अल्सर को कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, इसके जो एजेस होंगे वो आपको स्लोपिंग मिलेंगे। वहाँ पर एजेस क्या थे, इन्फ्लेम्ड थे, इरेगुलर एडिमेटस। हीलिंग अल्सर, ये हीलिंग अल्सर है हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू के साथ इन द फ्लोर, ये पूरा फ्लोर ही नज़र आ रहा है ऑब्वियसली। तो एज इसमें स्लोपिंग, हेल्दी पिंक रेड हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होगा, स्कैंटी या मिनिमल सीरियस डिस्चार्ज होगा, थोड़ा बहुत फ्लोर पे, स्लो नहीं होगा। लिम्फ नोड्स भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनलार्ज अगर होंगे तो फिर टेंडर होंगे, वरना नहीं भी होंगे इनलार्ज। सराउंडिंग के एरिया में कोई इन्फ्लामेशन या इंड्यूरेशन का साइन नहीं है, बेस इंड्यूरेटेड नहीं है। 3 जोन्स ऑब्जर्व हुए हैं इन द हीलिंग अल्सर। कौन से? innermost red zone of healthy granulation tissue, middle bluish zone of growing epithelium and outer zone of fibrosis and scar formation। अब उसके बाद आ जाए थर्ड टाइप है विच इज़ द नॉन हीलिंग अल्सर। नॉन हीलिंग अल्सर जो है वो क्रॉनिक अल्सर होता है, डिपेंड करता है ऑन द कॉज ऑफ अल्सर। हेयर द एज विल बी, यहाँ पे अगर देखें नॉन हीलिंग अल्सर है पेल अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू के साथ, वहाँ पिंक रेड सा था वो हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू था। ये अगर ऐसा मिल रहा है पेल तो वो अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू है, स्लो भी मिल रहा है तो ये नॉन हीलिंग अल्सर है। तो ये क्रॉनिक अल्सर होता है, डिपेंड करता है कॉज ऑफ अल्सर पे। यहाँ पे जो एज होता है ना वो डिपेंड करता है कॉज पे, यानी अगर पंच आउट एजेस हैं तो वो ट्रॉफिक है, अंडरमाइंड है तो टीबी का था, रोल्ड आउट कार्सिनोमेटस था, बीडेड हमें रोडेंट अल्सर बेसल सेल कार्सिनोमा मिल रहा था। जबकि इसमें फ्लोर में हमें अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू, स्लो सीरोसेंगुइनस परमानेंट ब्लडी डिस्चार्ज मिलेगा, रीजनल ड्रेनिंग लिम्फ नोड इनलार्ज होंगे बट नॉन टेंडर होंगे, ठीक है। लास्ट टाइप है ये कैलस अल्सर। ये देखिए कैलस अल्सर विदाउट एनी साइन ऑफ हीलिंग आपको नज़र आ रहा है, विदाउट एनी ग्रेनुलेशन टिश्यू। तो होता क्या है, कैलस यानी स्टेशनरी। ये कैलसनेस जो है इसकी हीलिंग की तरफ है। ये वर्ड कैलस का मतलब है इनसेंसिटिव या क्रूल, एंड आल्सो मीन हार्ड स्किन। तो ये क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर होता है, इसमें देखिए पेल अनहेल्दी फ्लैबी वाइटिश येलो ग्रेनुलेशन टिश्यू है, बहुत थोड़ा सा स्कैंटी सीरियस डिस्चार्ज या रियली कोपियस सीरोसेंजिनस डिस्चार्ज है, इंड्यूरेटेड नॉन टेंडर एज, बेस इसकी इंड्यूरेटेड है, नॉन टेंडर और ऑफन फिक्स्ड है। अल्सर में कोई हीलिंग की टेंडेंसी नहीं है, महीनों से सालों तक लास्ट करता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है विथ एब्सेंस ऑफ या सिर्फ मिनिमल रीजनरेशन। इंड्यूरेशन और पिगमेंटेशन में बी सीन इन द सराउंडिंग एरिया, देयर इज़ नो या लेस डिस्चार्ज एंड रीजनल नोड्स में बी इनलार्ज फर्म हार्ड एंड नॉन टेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चारों टाइप्स देखी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर। अब आ जाएँ ड्यूरेशन के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे अल्सर को। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन देयर इज़ अक्यूट अल्सर, क्रॉनिक अल्सर। हमेशा याद रखें अक्यूट अल्सर होता है 2 हफ्तों से कम टाइम का, लेस देन 2 वीक। क्रॉनिक अल्सर की ड्यूरेशन इज़ मोर देन 2 वीक। थर्ड क्लासिफिकेशन आती है व्हाट इज़ अ पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर। उसमें है कुछ स्पेसिफिक अल्सर लाइक ट्यूबरक्यूलस, सिफिलिटिक, एक्टिनोमाइकोसिस, मेलेनी अल्सर, ये है स्पेसिफिक अल्सर। दूसरा पैथोलॉजिकल में है मेलिग्नेंट में कार्सिनोमेटस में रोडेंट या मेलानोटिक। तीसरे हैं नॉन स्पेसिफिक अल्सर, जैसे ट्रॉमेटिक अल्सर जो मैकेनिकल फिजिकल या केमिकल ट्रॉमा से हो, ये कॉमन होते हैं।
आर्टीरियल अल्सर जो एथेरोस्क्लेरोसिस या टाओ यानी थ्रोम्बोजाइटिस ऑब्लिटरेंस जिसको हम बर्जर डिजीज़ कहते हैं उसकी वजह से हो। वीनस अल्सर जो ग्रेविटेशनल अल्सर हो सकता है, पोस्ट फ्लेबाइटिक अल्सर हो सकता है, ट्रॉफिक अल्सर या प्रेशर सोर, इन्फेक्टिव अल्सर जैसे पायोजेनिक अल्सर, ठीक है। ट्रॉपिकल अल्सर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में होता है, ये कैलस टाइप का ही अल्सर है, विंसेंट अल्सर जिसको कहते हैं। दूसरे अल्सर ड्यू टू चिलबेंस एंड फ्रॉस्ट बाइट, क्रायोपैथिक अल्सर कहते हैं। मार्टोरेल्स हाइपरटेंसिव अल्सर भी होता है, बेजेंस अल्सर, डायबिटिक अल्सर, अल्सर ड्यू टू ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया, जॉन्डिस, कोलेजन डिजीज़, लिम्फीडिमा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इसके अलावा कॉर्टिसोल अल्सर भी होते हैं। लॉन्ग टाइम एप्लीकेशन अगर कॉर्टिसोल स्टीरॉयड क्रीम सर्टेन स्किन डिजीज़ पे लगाई जा रही है तो इस तरह के अल्सर कैलस अल्सर होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक लास्ट करते हैं और उसको हमें एक्सरसाइज करना होता है, स्किन ग्राफ्ट करना होता है, ठीक है। तो अब इनकी सब्जी मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर दिखा दूँ। यहाँ पर अगर आप ये पिक्चर देखो तो यहाँ पे आपको एक क्रॉनिक अल्सर है जिसमें आपको मैगेट नज़र आ रहे हैं। क्रॉनिक मैंने आपको कहा था 2 वीक से ज़्यादा अगर अल्सर को हो जाए तो वो क्रॉनिक होता है। तो देखिए मैगेट्स पड़े हुए हैं इस अल्सर में। ये एक और अल्सर है जो ट्यूबरकुलस अल्सर है, मैंने आपको बताया था इसकी हमें एजेस जो है अंडरमाइंड मिलते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है अंडरमाइंड एजेस, डिस्चार्ज स्टडी बायोप्सी एंड लेटर एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स आर ट्रीटमेंट, दे आर यूजुअली पेनलेस, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए बेसल सेल कार्सिनोमा है फेस का, जिसमें आपको देखिए रॉडेंट अल्सर नज़र आ रहा है। अल्सर की एज देखें, एजेस इसकी जो है वो रेज्ड हैं और बीडेड अपीयरेंस की हैं, ठीक है। और ये है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एपिथेलियोमा लेग पे ही हुआ है, जिसमें टिपिकल देखें इवर्टेड एज नज़र आ रहा है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अल्सरेटिव भी हो सकता है, अल्सर प्रोलिफरेटिव या प्रोलिफरेटिव अल्सर ऑन द क्लिनिकल लुक, ठीक है। ईवर्टेड आपको स्क्वामस सेल में मिलेगा मेलिग्नेंसी में, लेकिन बीडेड आपको बेसल सेल में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो गई है, मेलिग्नेंट प्रोलिफरेटिव अल्सर है, जबकि ये मेलानोटिक अल्सर है, देखिए आपको नज़र आ रही है पिगमेंटेशन। उसके बाद ये इस्कीमिक अल्सर फुट का है, इस्कीमिक अल्सर हुआ है। मिडल 3 जो टोज़ है ऑलरेडी एम्पूटेट कर दी गई है बिकॉज ऑफ द गैंग्रीन। ये मैंने आपको पढ़ाए थे वीनस अल्सर दोनों फीट पे आपको नज़र आ रहे हैं। गेटर्स एरिया जो जोन है, गेटर्स जोन, वहाँ पे वीनस अल्सर ज़्यादातर होते हैं। ये हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू पिंक कलर का रेड नज़र आ रहा है, इसको स्किन ग्राफ्टिंग करनी होगी और वेरिकोज वेन का भी अलग से इलाज करना होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा आफ्टर एवेल्यूशन। ये क्या चीज़ है, ये इन्फेक्टिव अल्सर हो गया है फुट पे। यहाँ पे देखें क्वान्टिटी ऑफ स्लो और एक्सपोज टेंडन और गैंग्रीनस टोज देखें, ठीक है। पेशेंट को बिलो एंड अबव नी एम्पूटेशन रिक्वायर्ड है, काट लेंगे इसको। लार्ज अल्सर है ये देखें फुट पे और लेग पे भी जा रहा है ये, और एक्सपोज हमें टेंडेंस भी देखे नज़र आ रहे हैं। तो ये लार्ज अल्सर था। लास्टली ये एक नॉन हीलिंग अल्सर है, डायबिटिक पेशेंट के फुट में नॉन हीलिंग अल्सर फुट है सूडोमोनास इन्फेक्शन के साथ। तो इन सूडोमोनास क्यों, क्योंकि आपको नोट करें इसमें आपको ये ग्रीनिश सा जो है थोड़ा सा डिस्चार्ज नज़र आएगा वूंड में। सूडोमोनास इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, उसमें ग्रीनिश डिस्चार्ज आता है तो ये उसको इंडिकेट करता है। तो अब अगेन थोड़ा सा वैगनर क्लासिफिकेशन देखिए, मैंने आपको बताई थी वैगनर ग्रेडिंग होती है। अल्सर को हम क्लासीफाई करते हैं 5 ग्रेड में। 0 होता है कि प्री अल्सरेटिव लेजन है या हील्ड अल्सर ही होता है वो, प्री अल्सरेटिव। फर्स्ट पे वो सुपरफिशियल अल्सर होता है। सेकंड ग्रेड पे अल्सर होगा डीप टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, लेकिन अभी सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू या बोन एक्सपोज हुई है, तो वो ग्रेड 2 है। थर्ड पे अब एब्सेस बनेगी, एब्सेस फॉर्मेशन अंडरनीथ या ऑस्टियोमाइलाइटिस। चौथे पे गैंग्रीन होगी सिर्फ थोड़े से हिस्से की, टिश्यू लिम्ब या फुट की किसी हिस्से की गैंग्रीन, तो 4th ग्रेड। अगर पूरा फुट या पूरा एरिया एक गैंग्रीनस हो गया तो हम 5th ग्रेड कहेंगे, ठीक है। तो ये वैगनर ग्रेडिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर। अब स्टेजेस देखें, स्टेजिंग ऑफ अल्सर हीलिंग। तो एक स्टेज होता है एक्सटेंशन का, देन ट्रांजिशन एंड देन रिपेयर। एक्सटेंशन होता है जब अल्सर का जो फ्लोर है वो स्लो के साथ कवर हुआ है, उसमें परुलेंट डिस्चार्ज है, इन्फ्लेम्ड एजेस और मार्जिन्स हैं, तो वो एक्सटेंशन का स्टेज है। फिर दूसरा ट्रांजिशन का स्टेज आता है जब फ्लोर में सेपरेटेड स्लो है, अब हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू अपीयर हुआ है और सीरियस सा डिस्चार्ज है, तो वो ट्रांजिशन हो रही है। थर्ड होता है स्टेज ऑफ रिपेयर, ठीक है। हीलिंग के स्टेजेस है ना, रिपेयर में अब फाइब्रोसिस हो जाएगी, कोलेजन डिपोजिशन और स्कार फॉर्मेशन, ठीक है। अब डिफरेंट डिस्चार्जेस जो हमें आपको अल्सर में आपको नज़र आते हैं एज वेल एज फ्रॉम अ साइनस, साइनस में भी क्योंकि डिस्चार्ज मिलता है, जैसे सीरस है, परुलेंट ब्लडी। सीरस आपको मिलेगा तो वो हील हो रहा है अल्सर, ये निशानी है कि अब ये हील हो रहा है, सीरस डिस्चार्ज। एक अल्सर है पेशेंट में, पस आ रही है परुलेंट, तो वो इन्फेक्टेड अल्सर है। स्टेफाइलोकोकाई होगा तो येलो एंड क्रीमी होगा पस, स्ट्रेप्टोकोकाई होगा तो ब्लडी एंड ओपलिसेंट। सूडोमोनास में हमेशा ग्रीनिश कलर का होगा ड्यू टू सीडोसाइनिन। अगर ब्लडी डिस्चार्ज है तो वो अल्सर मेलिग्नेंट हो सकता है, हीलिंग अल्सर फ्रॉम द हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू। इसके अलावा सीरो परुलेंट भी होता है, सीरो सेंगुइनस यानी सीरस भी है ब्लड भी है।
सीरस विथ अगर सल्फ़र ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं तो वो एक्टिनोमाइकोसिस है, ठीक है, ये फंगल है, फंगल अल्सर। येलोइश अगर इसमें सल्फ़र ग्रेन्यूल्स होंगे, येलो डिस्चार्ज आपको ट्यूबरकुलस अल्सर में मिलेगा। तो नेक्स्ट अब है ग्रेनुलेशन टिश्यू की डिटेल है। ग्रेनुलेशन टिश्यू देखें, एक प्रोलिफरेशन होती है न्यू कैपिलरीज की और फाइब्रोब्लास्ट की इंटरमिंगल्ड विद, उसमें रेड ब्लड सेल्स भी होंगे, वाइट ब्लड सेल्स भी होंगे विद थिन फिब्रिन कवर ओवर इट। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू की भी फर्दर टाइप्स होती हैं कि ये जो न्यू कैपिलरी फाइब्रोब्लास्ट हैं, सेल्स हैं, फिब्रिन कवर है, तो उसमें भी टाइप्स हैं कि हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू है या वो अनहेल्दी है, अनहेल्दी पेल फ्लैट या एक्जुबरेंट है, स्प्राउटिंग है, पायोजेनिक ग्रेनुलोमा, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू आपको आनी चाहिए। हमेशा याद रखें जो हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं साथ साथ पिक्चर तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये पिक्चर देखिए, हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है वो अगर इन हीलिंग अल्सर में हमेशा ये होगा, इसमें स्लोपिंग एज होता है, जब आप इसको टच करोगे ना तो ये ब्लीड करेगा और इसमें से सीरियस डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो वो हेल्दी है। इसके 5 P आपने याद रखने हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू के: पिंक, पंक्टेट यानी पंक्टेड हेमरेज, पल्सफुल, पेनलेस, पिन हेड ग्रेनुलेशन, ठीक है। ये ग्रेनुलेशन टिश्यू के 5 P होते हैं: पिंक, पंक्टेड हेमरेज, पल्सफुल, पेनलेस, पिन हेड ग्रेनुलेशन। अच्छा, स्किन ग्राफ्टिंग टेक्स अप वेल विद द हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू, इसके ऊपर ग्राफ्ट लगेगा तो अच्छे से पकड़ेगा। तो इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकाई की जो ग्रोथ है इन अ कल्चर शुड बी लेस दैन 10⁵ पर ग्राम ऑफ टिश्यू बिफोर स्किन ग्राफ्टिंग। दूसरा होता है इस तरह का अनहेल्दी सा ग्रेनुलेशन टिश्यू। अच्छा, ये तो नहीं है अनहेल्दी वाला, याद रखें पेल होगा, इस तरह रेड या पिंकिश नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा सा पेल सा कलर होगा, उसमें परुलेंट सा पस वाला डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो वो अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू है। उसकी फ्लोर में स्लो होगा, उसकी एजेस इन्फ्लेम्ड और एडिमेटस होंगी और वो स्प्रेडिंग अल्सर होता है। थर्ड टाइप आती है अनहेल्दी लेकिन पेल फ्लैट ग्रेनुलेशन टिश्यू, वो भी ये नहीं है, वो उसमें दिखाया नहीं गया, वो भी क्रोनिक नॉन हीलिंग अल्सर कैलस अल्सर में देखा गया है। ये वाली जो तस्वीर दिखाई गई है ये एक्जुबरेंट ग्रेनुलेशन टिश्यू है, जिसको हम प्राउड फ्लैश कहते हैं, एक्जुबरेंट ग्रेनुलेशन टिश्यू इन अल्सर। तो इसको आपने, इट शुड बी स्कूप्ड आउट यूजिंग वॉकमैन स्कूप प्रायर टू स्किन ग्राफ्टिंग। एक्चुअली ये साइनस या अल्सर्स पे ये इस तरह का एक्जुबरेंट ग्रेनुलेशन टिश्यू हो जाता है, जिसको हम प्राउड फ्लैश कहते हैं, वेयर इन द ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या कर रहा है, प्रोट्रूड कर रहा है, साइनस से बाहर आ रहा है ओपनिंग से या अल्सर बेड से, बिल्कुल एक प्रोलिफरेटिंग मास की तरह। तो ये कॉमनली रिटेन फॉरेन बॉडी अगर है या साइनस कैविटी में, उसमें इस तरह का ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलता है। एक और टाइप है स्प्राउटिंग ग्रेनुलेशन टिश्यू ऑफ साइनस। देन पायोजेनिक ग्रेनुलोमा, ये भी एक टाइप का एक्जुबरेंट ग्रेनुलेशन टिश्यू है। ये इन्फेक्टेड वूंड या अल्सर बेड प्रोट्रूड आउट कर रहा है यहाँ पे, इसका ग्रेनुलेशन टिश्यू प्रेजेंटिंग एज अ वेल लोकलाइज रेड स्वेलिंग जो टच करने पे ब्लीड करेगी। इसका डीडी क्या बन रहा है, ये पेपिलोमा भी लग रहा है, स्किन एडेनेक्सल ट्यूमर भी लग रहा है, ठीक है। इसमें एंटीबायोटिक्स देंगे, एक्सरसाइज करेंगे और इसको बायोप्सी के लिए सेंड करेंगे, ठीक। अब हमेशा याद रखें कि आप जब भी एक पेशेंट देखते हो अल्सर का, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस कौन सी होती हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस जो है उसमें सबसे पहले आती है स्टडी ऑफ डिस्चार्ज, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, एसिड फास्ट बेसिलाई स्टडी एंड साइटोलॉजी। ये देखिए टिपिकल आपको ये ग्रीनिश कलर का अल्सर नज़र आ रहा है, तो ये एक्चुअली सूडोमोनास इन्फेक्शन की वजह से है। यहाँ पर ये एक्सरे है जिसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस दिखाई गई है और ये सिक्वेस्ट्रम इनसाइड है, डेड बोन पड़ी हुई है सिक्वेस्ट्रम। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या करती है, अल्सर को हील नहीं होने देती, अगर नीचे वाली बोन सिक्वेस्ट्रम बन गई है तो अल्सर हील नहीं होगा। बोन की थिकनिंग हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन में भी मिलेगी। अच्छा, बाकी इन्वेस्टिगेशन जो आप करवाते हो जब भी अल्सर वाला पेशेंट आता है, जैसे कल्चर और डिस्चार्ज का कल्चर और सेंसिटिविटी भेजा, एसिड फास्ट बेसिलाई स्टडी एंड साइटोलॉजी। इसके अलावा वेज बायोप्सी, यानी आपने जो एजेस हैं वहाँ से बायोप्सी, हमेशा याद रखें बायोप्सी एजेस से ही ली जाती है, मार्जिन नहीं, फ्लोर नहीं, एजेस से, क्योंकि एज में मल्टीप्लाइंग सेल्स होते हैं। यूजुअली 2 बायोप्सी लेंगे, बायोप्सी सेंटर से लेंगे तो वो इनएडिक्वेट है बिकॉज ऑफ द सेंट्रल नेक्रोसिस। इसके अलावा बायोप्सी के अलावा आप क्या करते हो, एक्सरे करवाते हो पेरिओस्टाइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए देखने के लिए। FNAC लिम्फ नोड की वो भी करेंगे। चेस्ट एक्सरे, मॉन्टॉक्स टेस्ट अगर वो ट्यूबरकुलस अल्सर का केस लग रहा है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके अलावा ESR, टोटल वाइट ब्लड सेल काउंट, सीरम प्रोटीन एस्टिमेशन, एल्ब्यूमिन। अच्छा, अल्सर जो है वो ग्रेन्यूलेट नहीं करेगा अगर पेशेंट की हीमोग्लोबिन कम है, अनीमिक है, 8 ग्राम % से कम है अगर, और सीरम एल्ब्यूमिन 3 ग्राम % से अगर कम है, तो वो अल्सर ठीक नहीं होता।
अब अल्सर की असेसमेंट जब भी करेंगे तो उसका कॉज आपने ढूंढना है कि डायबिटीज़ की वजह से इसको हुआ है, वीनस या आर्टीरियल इन्फेक्टिव। क्लिनिकल टाइप्स भी आपने उसकी असेस करनी है, ठीक है। असेसमेंट वूंड की बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस ज़ख़म में एनाटॉमिकल साइट कहाँ पे है, साइज़ क्या है, डेप्थ कितनी है वूंड की, एज वूंड की, मोबिलिटी, फिक्सिटी, इंड्यूरेशन, सराउंडिंग का एरिया, लोकल ब्लड सप्लाई। वूंड पेरीमीटर में भी यूज़फुल इन असेसिंग दिस। वूंड की इमेजिंग आप करते हो बाय ट्रेसिंग इट ऑन ए ट्रांसपेरेंट एसीटेट शीट एट रेगुलर इंटरवल, प्रेजेंस ऑफ सिस्टेमिक फीचर लाइक रीजनल नोडल स्टेटस, फंक्शन ऑफ द लिम्ब और पार्ट, joint movement, distal pulses, sensation should be assessed. Severity of infection should be assessed, culture of discharge, specific investigation like wedge biopsy, x-ray of part, blood sugar, arterial, venous, Doppler and angiogram. ठीक है, that's it. लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ अल्सर। अच्छा, जब अल्सर को मैनेज किस तरह करना है, सबसे पहले तो वही बात कि कॉज को ढूंढना है कि भाई ये डायबिटीज़ की वजह से हुआ है, वीनस हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है, या आर्टीरियल इस्कीमिक अल्सर है, या फंगल है, कॉज क्या है। अनीमिया अगर है उसको करेक्ट करेंगे, प्रोटीन विटामिन की डेफिशिएंसी को सही करेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, ब्लड लगना है तो ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, पेन और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, उसको रेस्ट का कहेंगे, इमोबिलाइज़ करें, एलिवेट करें, क्योंकि ताकि वहाँ पे बार बार ट्रॉमा ना हो, ठीक है। अल्सर को केयर कैसे करनी है, इसको डिब्राइड करेंगे, अल्सर क्लीन एंड ड्रेसिंग। डी स्लोइंग इज़ डन आइदर मैकेनिकली या केमिकली। मैकेनिकली आप कैसे करते हो डी स्लोइंग, सीजर के ज़रिए बाय एक्साइजिंग द स्लो। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है ना, ये रिलीज़ करता है नेसेंट ऑक्सीजन, ये भी हम केमिकल एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसके अलावा एक्रीफ्लेविन एक एंटीसेप्टिक और इरिटेंट होता है, और ये भी डी स्लो कर लेता है एरिया को, और ग्रेनुलेशन टिश्यू की प्रोमोट करता है फॉर्मेशन को। इसके अलावा यूसोल एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन कहलाता है, इसमें भी सोडियम हाइपोक्लोराइड पाया जाता है जो कि नेसेंट क्लोरीन रिलीज़ करेगा, जो कि फिर एक वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना के उस स्लो को डिज़ोल्व करेगा। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, डी स्लोइंग कर रहे हैं, उसके हम तरीके पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा एक मैकेनिकली है जो हम सीजर के ज़रिए भी कर सकते हैं, बाकी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एक्रीफ्लेविन, यूसोल, ठीक है। तो इसके अलावा पोविडोन आयोडीन का जो यूज़ है अल्सर को क्लीन करने में, ये अभी तक कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ओपन वूंड इज़ नॉट सूटेबल, इट इज़ मेनली फॉर क्लीनिंग द सर्जिकल फील्ड प्रायर टू इंसिजन। खुला ज़ख़म को आप आयोडीन लगाओ, ये इतना नहीं है। बाकी मैगट्स अगर प्रेजेंट है किसी वूंड में तो वो क्रॉलिंग सेंसेशन करवाएंगे, और उसको हम टर्पेंटाइन सॉल्यूशन से हमेशा याद रखें रिमूव करते हैं, ठीक है। ENT में हमने पढ़ा था। अब उसके बाद आता है रिमूवल ऑफ द एक्जुबरेंट ग्रेनुलेशन टिश्यू, भी हमने करना होगा अगर वहाँ एक्जुबरेंट है टिश्यू। अल्सर की क्लीनिंग और ड्रेसिंग आप डेली या ट्वाइस डेली करोगे, या वंस इन 2 to 3 डे, डिपेंड करता है टाइप ऑफ अल्सर पे और टाइप ऑफ ड्रेसिंग कौन सी यूज़ की गई है। अच्छा, अल्सर को साफ़ करने के लिए नॉर्मल सलाइन ही काफ़ी है, आइडियल है। वेरियस ड्रेसिंग भी अवेलेबल हैं, एक होती हैं फिल्म्स, ऑक्साइड या सेमी परमिएबल पॉलीयूरेथेन, दूसरे होते हैं हाइड्रोकोलॉइड जैसे डुओडम, हाइड्रोजेल्स जैसे पॉलीइथाइलिन ऑक्साइड विथ वाटर, हाइड्रो एक्टिव्स लाइक नॉन पेक्टिन बेस्ड पॉलीयूरेथेन मैट्रिक्स, फॉर्म्स भी होते हैं लाइक पॉलीयूरेथेन, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक नॉन ऑक्लूसिव, इम्प्रेगनेट्स, नॉन अडेरेंट फाइन मैश इम्प्रेगनेटेड विद एंटीबैक्टीरियल, कैल्शियम एल्जिनेट एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे जो है इसमें अवेलेबल हैं, ड्रेसिंग्स हैं ये। टॉपिकली लगाने के लिए एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्टेड अल्सर आर नॉट एसेंशियल, बट लाइक फ्रेमाइसेटिन, सिल्वर सल्फाडायाजीन, म्यूपिरोसिन, ये यूज़ किए जा सकते हैं। बाकी एक थेरेपी है वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, ये आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। एक्चुअली इट इज़ बाय क्रिएशन ऑफ नेगेटिव प्रेशर 25 से 200 मिलीमीटर मर्करी का कंटिन्यूस या इंटरमिटेंट ओवर द वूंड सरफेस हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो ये फ्लूइड को रिड्यूस करेगा इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, एडिमा कम होगा, सेल की प्रोलिफरेशन फिर ज़्यादा होगी, प्रोटीन मैट्रिक्स सिंथेसिस ज़्यादा होगी, हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा। स्टीराइल फॉर्म हम रख देते हैं ओवर द अल्सर बेड कवरिंग वाइडली। ट्यूब जो है देखें ड्रेन करेगी विथ मल्टीपल होल, वो हमने रखनी है विद इन इट, एंड एंड ऑफ द ट्यूब जो है कमिंग आउट सिग्निफिकेंटली अवे। फॉर्म इज सील्ड एयर टाइट, ठीक है, यूजिंग द स्टीराइल एडेसिव फिल्म। ट्यूब को आपने फिर कनेक्ट करना है सक्शन सिस्टम के साथ, सक्शन मेंटेन रखनी है कंटिन्यूसली, फिर बाद में इंटरमिटेंटली, और रीड्रेसिंग कब करेंगे, 4 से 7 दिनों के बाद। तो यह है वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर ऑफ अल्सर। इसके अलावा है थेरेपी यूजिंग इंफ्रारेड शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेज
to decrease the ulcer size is often used, but their benefit are not proven. एमनियन भी लगाया जाता है, जो फीटल एमनियन, ताकि रीएपिथेलाइजेशन प्रमोट हो। कोरियन से भी ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन प्रमोट होती है, ठीक है, एमनियन एंड कोरियन। इसके अलावा एंटीबायोटिक नहीं रिक्वायर्ड, अगर हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गया ना तो उसकी ज़रूरत नहीं। अगर मैगट है तो मैगट डिब्राइडमेंट थेरेपी करनी है। इट इज़ यूज्ड एज अ बायोथेरेपी। उसमें आपने क्या करना है, लाइव डिसइंफेक्टेड मैगट्स को जो है कल्चर में रखना है। मैगट आर एक्चुअली लार्वा ऑफ ग्रीन बॉटल फ्लाई, उसी के बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं ना, लार्वा होते हैं, तो उनको हम ग्रीन ब्लो फ्लाई जिसको कहते हैं, मक्खी एक, उसके अंडे होते हैं। तो वो एक डिजॉल्विंग एंड इनगल्फिंग डेड नेक्रोटिक टिश्यू की तरह एक्ट करते हैं। दे मे रिड्यूस द बैक्टीरियल कंटेंट इन द वूंड। दे कैन इनहिबिट मैनी बैक्टीरिया इंक्लूडिंग मेथिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एंड एरोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि ये मैगट्स प्रोटीलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उनके मैकेनिकल इफेक्ट है। अमोनिया सिक्रीट करते हैं जो पीएच ऑफ अल्सर बेड को अल्टर करेगा, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देगा, तो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। तो हम खुद मैगट रख रहे हैं, मैगट डिब्राइडमेंट थेरेपी कर रहे हैं, ठीक है, एज अ बायोथेरेपी, लेकिन अब ये कॉमनली नहीं की जाती। तो होते यही है कि डिसइंफेक्टेड लाइव मैगट्स हम कल्चर करके वहाँ पे रखते हैं वूंड में, क्योंकि इसके ये फ़ायदे हैं, प्रोटीलाइटिक एंजाइम रिलीज़ करके, अमोनिया रिलीज़ करके हीलिंग में मदद करेगा, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देगा, बट नॉट यूज टुडे। अच्छा, एक बार अगर अल्सर ग्रेनुलेट हो जाता है तो डिफेक्ट इज़ क्लोज्ड विद द सेकेंडरी सूचरिंग, स्किन ग्राफ्ट या फ्लैप। इसके अलावा ऑटोलॉगस बोन मैरो मोनोसाइड इंजेक्शन इनटू द अल्सर इज़ अ न्यू कंसेप्ट बाय प्रोफेसर श्रीवास्तव मोहपात्रा, बट येट टू कन्फर्म। यहाँ पर अगर पिक्चर देखो तो ये यूजुअली स्किन ग्राफ्टिंग की गई है, इज़ यूज टू कवर द डिफेक्ट हेल्दी अल्सर बेड। ये अल्सर है जिसमें स्लो नज़र आ रहा है, जो कि नॉन हीलिंग है, लेकिन यहाँ पे ये हीलिंग अल्सर हो गया है विद द हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू विच विल बी कवर्ड विद द स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पर भी अल्सर है जिसमें आपको एक्सपोज बोन नज़र आ रही है लेग पे। पेशेंट अंडरवेंट लोकल रोटेशन फ्लैप टू कवर एरिया फ्रॉम वेयर द फ्लैप इज रोटेटेड इज कवर्ड विद स्प्लिट स्किन। व्हेन द बोन इज एक्सपोज स्किन ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद शॉर्ट नोट है डिब्राइडमेंट ऑफ अल्सर। डिब्राइडमेंट किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया ना कि डीवाइटलाइज टिश्यू को जो रिमूव करते हैं ना अल्सर में, सड़ा हुआ मरा हुआ टिश्यू निकालना, वो डिब्राइडमेंट है। छोटे अल्सर को वार्ड में डिब्राइड किया जाता है, बड़े अल्सर को ओटी में जनरल एनेस्थीसिया देके ऑल डेड सारा डेड डीवाइटलाइज और नेक्रोटिक टिश्यू आपने उसमें निकालना होता है। एंजाइम जैसे कोलेजनेज हम यूज़ करते हैं डिब्राइडमेंट के लिए। हाइड्रोथेरेपी और ड्रेसिंग और मैकेनिकल नॉन सेलेक्टिव मेथड ऑफ डिब्राइडमेंट। सर्जिकल भी हो सकती है डिब्राइडमेंट, मैकेनिकल, ऑटोलाइटिक या एंजाइमेटिक। अच्छा, ड्रेसिंग ऑफ अल्सर इज़ डन। ड्रेसिंग हम क्यों करते हैं अल्सर को, क्यों हम ड्रेसिंग करके, ताकि उस अल्सर को मॉइस्ट रखें, सराउंडिंग की स्किन लेकिन ड्राई रहे, पेन रिड्यूस हो, टिश्यू सूदन हो, वूंड को हमने प्रोटेक्ट भी करना है और डिस्चार्ज भी अब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे सॉल्यूशन है जो कॉमनली अल्सर के लिए यूज़ होते हैं सराउंडिंग एरिया को क्लीन करने के लिए, ड्रेसिंग को, अल्सर और सराउंडिंग एरिया को, जिसमें पोविडोन आयोडीन जो ये ब्राउनिश कलर का आपको नज़र आ रहा है, यूसोल ये कलरलेस होता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और ये नॉर्मल स्लाइन है। इसमें देखिए ये जो यूसोल बात है ये आपको नज़र आ रहा है, डाइल्यूट किया जाता है यूसोल सॉल्यूशन बेसिन में, जब अल्सर फुट उसमें फिर अल्सर फुट जो है डिप किया जाता है और उसको 20-30 मिनट रखा जाता है। यूसोल क्या करेगा, स्लो जो है ना, ये इस तरह का होता है ना, ये स्लो नहीं चाहिए हमें, हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू चाहिए। ये स्लो को जो है वो क्या करेगा, निकालेगा, डिज़ोल्व करेगा, ठीक है, और अल्सर बेड को क्लीन करेगा। और अगर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो उसमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और वो नेक्रोटिक मटेरियल को रिमूव करने में मदद करेगा। पोविडोन आयोडीन जो है वो ओपन वूंड में यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ एक सरफेस एंटीसेप्टिक है। उसके बाद होता है अल्सर ड्रेसिंग्स। अल्सर ड्रेसिंग्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स हैं इस तरह से होती हैं। ये ट्रेडिशनल हैं, गॉजेस, कॉटन कंपोजिट, ये फिल्म्स हैं जो बाई लेयर या मल्टी लेयर फिल्म आती हैं, फॉर्म्स हैं जैसे पॉलीयूरेथेन, हाइड्रोजेल्स इस तरह से होती हैं, सिंथेटिक पॉलीमर हैं, हाइड्रोजेल्स का हाइलुरोनिक एसिड होता है, कोलेजन, एल्जिनेट वगैरह, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है ये है हाइड्रोकोलॉइड और ये बायो एक्टिव ड्रेसिंग्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग हैं। अब इसमें कॉटन ड्रेसिंग चीप और होती है लेकिन ट्रोमेटिक है, पैराफिन ड्रेसिंग भी होती है, पॉलीयूरेथेन ड्रेसिंग क्लीन वूंड में यूज़ करते हैं, एल्जिनेट जो सीवीड ड्रेसिंग है जहाँ पे हेवी एक्सुडेट हो तो एल्जिनेट। टाइप 1 कोलेजन ड्रेसिंग हीमोस्टेसिस करवाएगी, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा। फॉर्म ड्रेसिंग हाईली अब्जॉर्बेंट होती है, वोंड मैसरेशन डिक्रीज़ होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रेसिंग कम होगा, हाइड्रोफिलिक पॉलीयूरेथेन फॉर्म होता है उसमें। हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग हमें स्लो को सेपरेट करने में हेल्प करेगी एंड ऑटोलाइसिस ऑफ द डेड टिश्यू।
ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग आर वाटर प्रूफ, permit oxygen and water vapor across and prevent contamination. Hydrogel dressings are used for clean wounds. ठीक है, क्लीन वोन्स में फिर हाइड्रोजेल। तो डिफरेंट टाइप्स की ड्रेसिंग भी इसने बताई। उसके बाद कॉजेज़ हैं, क्रोनिक या नॉन हीलिंग अल्सर क्यों बनता है। एक बार अल्सर बना, ठीक ही नहीं हो रहा, क्रोनिक और नॉन हीलिंग क्यों बन गया, उसकी क्या वजह हो सकती है। उसमें कुछ लोकल कॉजेज़ हैं, क्योंकि बार बार उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, या ट्रॉमा हो रहा है, या फॉरेन बॉडी थी, या सिक्वेस्ट्रम था, बोन का नीचे सड़ी हुई बोन पड़ी हुई है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट एंड इमोबिलाइजेशन की वजह से, पुअर ब्लड सप्लाई, हाइपोक्सिया की वजह से, या तो उस हिस्से का एडिमा है तभी सही नहीं हो रहा, सेंसेशन लॉस हो गई है, या पेरियोस्टाइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस है अंडरलाइंग बोन का, या सराउंडिंग का सॉफ्ट टिश्यू फाइब्रोस हो गया, लिम्फेटिक डिजीज़ है। जनरली अगर हम देखें तो क्या वजूहत हो सकती हैं, या तो उस पेशेंट को अनीमिया है जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कम है तो वो ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, अल्सर हील नहीं हो रहा, या हाइपोप्रोटीनीमिया, एल्बुमिन 3 ग्राम से कम है, विटामिन की डेफिशिएंसी, या टीबी है, लेप्रोसी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, CKD या CLD का पेशेंट है, स्टीरॉयड थेरेपी पे है, लोकल या सिस्टम है, साइटोटॉक्सिक कीमो या रेडियो पे है, या मेलिग्नेंसी है। तो ये नॉन हीलिंग अल्सर को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे इंडिविजुअली एक एक अल्सर टाइप को देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले देखें यहाँ पे फिगर है, इसमें आपको ये ट्रोमेटिक अल्सर दिखाया गया है। ठीक है, ट्रोमेटिक याद रखें, ट्रोमेटिक जो अल्सर होता है ये देखें अपर लिम्ब पे है। ठीक है, यहाँ पर ये डी ग्लविंग अल्सर हो गया है, डी वाइटलाइज एक्सपोज्ड टेंडन आपको डॉर्सम ऑफ द हैंड पे नज़र आ रहे हैं टेंडन से। ठीक है, तो इस तरह के अल्सर ट्रॉमा के बाद चोट लगी मैकेनिकल हो सकती है। ठीक है, डेंटल अल्सर भी बन सकता है मार्जिन ऑफ द टंग पे, दांत की वजह से क्योंकि इंजरी हुई तो ज़बान पे अल्सर हो गया। फिजिकली इलेक्ट्रिकल बर्न लगा, केमिकल भी, ये ट्रोमेटिक वाले केमिकल भी हो सकते हैं जैसे अल्कली की इंजरी से। तो इस तरह के अल्सर या तो अक्यूट सुपरफिशियल पेनफुल, यानी अल्सर होंगे अक्यूट सुपरफिशियल होते हैं, पेनफुल होते हैं, टेंडर होते हैं। इनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन या पुअर ब्लड सप्लाई का एरिया इनको क्रोनिक और डीप कर देता है। अच्छा, फुटबॉलर्स अल्सर क्या है, ये एक ट्रोमेटिक अल्सर होता है शिन ऑफ द मेल्स पे। ठीक है, इस तरह से शिन ऑफ द मेल्स जो है वहाँ पे जो है ये फुटबॉलर अल्सर हो जाता है। एक्चुअली ट्रोमेटिक अल्सर है शिन ऑफ द मेल ड्यू टू द डायरेक्ट नॉक ऑन द शिन पे नॉक हुआ है। ये स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन होता है विथ अ क्रोनिक एंड डीप अल्सर। ठीक है, इसके अलावा ट्रोमेटिक अल्सर कहीं पे भी बॉडी पे हो सकते हैं ट्रॉमा की वजह से। ट्रॉमा क्या करवाएगा, इन्फेक्शन होगा, वहाँ नेक्रोसिस, फेसाइटिस, क्रश इंजरी, एंडार्ट्राइटिस स्किन की, जिसके नतीजे में बड़ा और डीप नॉन हीलिंग अल्सर बनेगा। ट्रीटमेंट में अपने साइज और एक्सटेंड अल्सर पे डिपेंड करता है, रेगुलर ड्रेसिंग, फिर बाद में ग्राफ्टिंग करनी होगी। ठीक है, फिर आते हैं ट्रॉफिक अल्सर। ट्रॉफिक अल्सर या प्रेशर सोर, या जिसको हम डीक्यूबिटस अल्सर कहते हैं, इसकी पिक्चर बनी हुई है, इस तरह से होता है ये। एक्चुअली प्रेशर सोर टिश्यू नेक्रोसिस और अल्सरेशन होती है जब बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग प्रेशर है। यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है स्किन की तरफ वो स्टॉप हो जाएगा वंस एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन 30 मिलीमीटर मर्करी हो जाए, मोर देन द कैपिलरी ओक्लूसिव प्रेशर, अगर बाहर जो उस पर पड़ रहा है प्रेशर, फॉर सपोज स्ट्रोक का पेशेंट है, बेड रिडन है, और उसकी पोजीशन चेंज हर 2 घंटों पे नहीं की जा रही, जो उसका प्रिवेंटिव तरीका होता है प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट करने का, तो अब उसका जो अगर एक्सटर्नल प्रेशर बेड का जो है 30 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा है, यानी कैपिलरी ओक्लूसिव प्रेशर जो है मोर देन 30 है, देन द कैपिलरी ओक्लूसिव एक्सटर्नल वाला ज़्यादा है, तो इस तरह का अल्सर बन जाएगा और वो टिश्यू हाइपोक्सिया करवाएगा, नेक्रोसिस, अल्सरेशन। तो ये बोनी प्रोमिनेंस पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे होते हैं। क्यों हुए हैं, ड्यू टू द न्यूट्रिशन इम्पेयर हुई है, या डिफेक्टिव ब्लड सप्लाई, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे डायबिटीज़ में, प्रेशर की वजह से, अनीमिया की वजह से, इंजरी, मॉइस्चर। तो ये ऑर्थोपेडिक और हेड इंजरी वाले पेशेंट में ज़्यादा है, स्ट्रोक पेशेंट, कोमाटोज, ओल्ड एज, टेटनस पेशेंट्स में। ठीक है, तो इस तरह के डीक्यूबिटस या प्रेशर सोर, जिनको हम ट्रॉफिक अल्सर कहते हैं, इनके साइड्स क्या हैं, स्टिल ट्यूबरोसिटी पे बन गया, सैक्रम पे, हील पे, हेड ऑफ द मेटाटार्सल, ठीक है, बटक्स, शोल्डर, ऑसिपट। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, इस तरह के ट्रॉफिक अल्सर को हम न्यूरोजेनिक अल्सर या न्यूरोपैथिक अल्सर भी कहते हैं। तो इनिशियली ये बिगिन होगा, एक कैलोसिटी हो जाएगी उस एरिया पे, क्योंकि बार बार ट्रॉमा हो रहा है, कैलस बनेगा और प्रेशर अंडर द सुपरेशन, उसके नीचे फिर सुपरेशन होगी, पस फॉर्मेशन, और वो एक सेंट्रल होल बनेगा जिसमें से बाहर आएगी पस, और फिर वो एक्सटेंड करेगी डीपर प्लेन में अप टू द अंडरलाइंग बोन तक, फिर वो परफोरेटिंग अल्सर या पेनिट्रेटिंग अल्सर बन जाएगा। ठीक है, वो पस अंदर चली जाएगी। तो बेड सोर्स भी ट्रॉफिक अल्सर्स ही होते हैं। अच्छा, कौन से फैक्टर्स हैं जो इस तरह के प्रेशर सोर्स करवाएंगे, नॉर्मल स्टिमुलस टू रिलीव द प्रेशर इज एब्सेंट इन एनेस्थेसाइज्ड पेशेंट। ठीक है, ऑब्वियसली हम एक ही जगह पे हमारी पाँव पड़ा है, हमें पेन होगा तो तभी हम उसको पोजीशन चेंज कर दें, लेकिन एनेस्थेसाइज्ड पेशेंट है तो उसको महसूस ही नहीं हो रहा, तो वो
रिलीव ही नहीं करेगा प्रेशर को, तो अल्सर बन सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी नेक्रोसिस को वर्सन करती हैं। Inadequate padding over the bony prominence in malnourished patient, urinary incontinence in the paraplegia patient causing skin soiling, maceration, infection and necrosis. तो ये ट्रॉफिक अल्सर है हील पे, डीप पंच आउट अल्सर, ऑफन रिक्वायर रोटेशन फ्लैप एंड ट्रांसपोजिशन फ्लैप। तो इनके फीचर ये होते हैं, 5% हॉस्पिटलाइज पेशेंट में होता है, पेन लेस होगा, याद रखिए, क्योंकि ज़्यादातर जैसे डायबिटीज़ वगैरह में भी हो रहा है तो न्यूरोपैथी हो चुकी होती है, पेन नहीं होता इसमें। नॉन मोबाइल होता है अल्सर, पंच आउट होगा, विद बेस इसकी बोन से बनी हुई है। यहाँ पर भी बेड सोर है, डिक्यूबिटस अल्सर देखें, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे आपको नज़र आ रहा है, स्टेम पे और सैक्रम पे, ठीक है, ये सैक्रम पे, स्टेम पे। तो बेड सोर इज़ अ ट्रॉफिक अल्सर, इट इज़ यूजुअली पंच्ड आउट एजेस के साथ। देन आपको न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ पता हो क्यों जो है न्यूरोपैथी होती क्यों है, जिसकी वजह से इस तरह के ट्रॉफिक अल्सर बनते हैं। डायबिटीज़ के अलावा भी तो वजूहत हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी तो है पेरिफेरल न्यूराइटिस की वजह से, टेप्स टोर्सलिस, स्पिना बाइफिडा, लेप्रोसी, स्पाइनल इंजरी अगर हुई, पैराप्लेजिया, पेरिफेरल नर्व इंजरी है, या सिरिंजोमाइलिया। तो इन्वेस्टिगेशन में एक तो जो डिस्चार्ज आ रहा है उस अल्सर से उसका स्टडी करवानी है, ब्लड शुगर लेवल करवाएंगे, वेज बायोप्सी फ्रॉम द एजेस, और एक्सरे स्पाइन का और उस हिस्से का, ठीक है, पार्ट का। तो अब स्टेजिंग आती है प्रेशर सोर की, आपने स्टेज किस तरह करना है प्रेशर सोर को। एक होता है नॉन ब्लेंचिंग एरिदमा, देखिए प्रेशर जो बेड अल्सर हैं उनकी स्टेजिंग है। नॉन ब्लेंचिंग एरिदमा पहले होता है, सुपरफिशियल अल्सर है अर्ली, फिर पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होगा, ये लेट सुपरफिशियल अल्सर है। जब फुल थिकनेस का स्किन लॉस होगा एक्सटेंडिंग टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू बट नॉट थ्रू द फेशिया, तो अर्ली डीप अल्सर। फिर लेट डीप अल्सर कब कहेंगे, जब फुल थिकनेस का स्किन लॉस होगा विथ फेशिया भी है और मसल टेंडन बोन इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी हैं, तो वो लेट डीप अल्सर। तो अर्ली सुपरफिशियल अल्सर, लेट सुपरफिशियल अल्सर, अर्ली डीप अल्सर, लेट डीप अल्सर, ठीक है। तो ये इसकी स्टेजिंग है, प्रेशर सोर की है ये। ट्रीटमेंट क्या है प्रेशर सोर में, आपने उसको के कॉज को ट्रीट करना है, डायबिटीज़ करेक्ट की, अनीमिया को, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन देनी है, रेस्ट, एंटीबायोटिक्स, स्लो को एक्सरसाइज करेंगे, रेगुलर ड्रेसिंग, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। वंस अल्सर जब ग्रेनुलेट हो जाएगा सही से तो उसको फ्लैप लगा लेंगे या स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे। एक्सीजन अल्सर की और स्किन ग्राफ्टिंग करनी होगी। फ्लैप्स में लोकल रोटेशन या अदर फ्लैप, ट्रांसपोजिशन फ्लैप, कल्चर्ड मसल इंटरपोजिशन, प्रॉपर केयर में पोजीशन हर 2 घंटों बाद चेंज करें, लिफ्ट करें लिम्ब को अपवर्ड फॉर 10 सेकेंड वंस इन 10 मिनट्स। न्यूट्रिशन उसकी अच्छी करेंगे, एडुकेट करेंगे, वाटर बेड एयर या एयर बेड, रिपल बेड, एयर फ्लूइड रोटेशन बेड एंड प्रेशर डिस्पर्जन कुशन टू अफेक्टेड एरिया, यूरिनरी एंड फीकल केयर, हाइजीन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, regular skin observation, keeping the skin clean and dry, using regular use of talcum powder, oil massaging of the skin and soft tissue using clean, absorbent, porous clothing, control and prevention of the sepsis help in the management। उसके बाद नेक्स्ट आता है अल्सर ड्यू टू चिलब्लेन्स। ये क्या चीज़ है चिलब्लेन्स, आपको पता है ना, जो जब बहुत ज़्यादा इंटेंस कोल्ड से एक्सपोजर हो तो उसमें जो ब्लिस्टर्स और अल्सरेशन हो जाती है फीट की, उसको हम कहते हैं चिलब्लेन। तो ये सुपरफिशियल अल्सर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कुटेनियस आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। तो इस कंडीशन को हम परनियोसिस भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से फ्रीजिंग टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से परनियोसिस भी कहा जाता है इसको, ठीक है, चिलब्लेन। देन आते हैं अल्सर्स ड्यू टू द फ्रॉस्ट बाइट। इसमें जो हिस्सा वेट कोल्ड एक्सपोजर टू अ पार्ट, एक्सपोजर ऑफ अ पार्ट टू वेट कोल्ड लेकिन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे कोल्ड विंड से अगर एक्सपोजर हो लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो वाले टेम्परेचर पे, तो उसमें क्या होता है आर्टीरियोलर स्पाज्म हो जाता है, ठीक है। वहाँ आर्टीरियोलर कॉन्स्ट्रक्शन होती है, यहाँ स्पाज्म हुआ है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड सेल्स, डिस्ट्रक्शन होगी, तो उसमें गैंग्रीन हो जाएगी ये पार्ट, और ये हमेशा ऑलवेज डीप होता है। चिलब्लेन्स वाला से सुपरफिशियल था, लेकिन ये जो फ्रॉस्ट बाइट होता है हमेशा याद रखें गैंग्रीनस भी हो गया तो ये हमेशा डीप होता है। उसके बाद एक और टाइप होती है मार्टोरेल्स अल्सर 1945। ये एक्चुअली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में देखा गया है जिनको ऑफन एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। फॉर सपोज अगर पेशेंट को जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस भी है और वो हाइपरटेंसिव भी है तो उनमें ये देखा गया है ज़्यादातर ये काफ में होता है, काफ वाले एरिया पे, बायलेटरली बोथ साइड्स पे, और पेनफुल होता है, ठीक है। इसमें जो काफ वाली स्किन है उसकी देखिए नेक्रोसिस हो जाती है, जिसमें फिर स्लोइंग अवे एंड फॉर्मेशन ऑफ डीप पंच्ड आउट अल्सर जो कि डीप फेशिया तक एक्सटेंड कर रहा है। तो इसमें जो है सडन ओब्लिट्रेशन हो जाती है आर्टीरियोल्स की, जो काफ स्किन पे आर्टीरियोल्स हैं, सारी पेरिफेरल पल्सेस इसमें प्रेजेंट होंगी। इसको महीने लगते हैं हील होने में। ट्रीटमेंट क्या है, जब एक बार ये ग्रेनुलेट हो जाएगा वेल
तो उसमें स्किन ग्राफ्टिंग हमने करनी होगी विथ लंबर सिंपैथेक्टमी, ठीक है। तो ये है मार्टोरल्स अल्सर। नेक्स्ट आता है आर्टीरियल या फिर इस्कीमिक अल्सर। एक्चुअली ये टोज़ में या फीट या लेग्स में कॉमन होता है जो आर्टीरियल या इस्कीमिक अल्सर होते हैं। अपर लिम डिजिट्स में हो सकते हैं ड्यू टू द पुअर ब्लड सप्लाई, ब्लॉकेज हो जाती है डिजिटल या मीडियम साइज़ की आर्टरीज़ की। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। एक्चुअली जैसे जो थ्रोम्बोजाइटिस ओब्लिटरेंस है या एथेरोस्क्लेरोसिस है, यही इसके इस्कीमिक अल्सर्स के लोअर लिम में बहुत ज़्यादा कॉमन वजूहत होती हैं। ऑब्वियसली क्लॉट आया है जिसने इसको ब्लॉक किया है, या एथेरोस्क्लेरोसिस तो ये, या थ्रोम्बोजाइटिस है ओब्लिटरेंस। सर्वाइकल रिब या रेनॉल्ड फिनोमिना, वेस्कुलाइटिस, ये भी अपर लिम में वजूहत बनते हैं। तो अल्सर इनिशियली ट्रॉमा के बाद होगा, सून बिकमिंग नॉन हीलिंग, स्प्रेडिंग स्केंटी ग्रेनुलेशन टिश्यू के साथ, शुरू में ऐसा होगा। लेकिन अल्सर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अल्सर हमेशा इस्कीमिक वाला पेनफुल, टेंडर, हाइपर एस्थेटिक, डिजिट्स जो हैं ये गैंग्रीनस हो सकते हैं। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, रेस्ट पेन आर कॉमन। बाकी फीचर इस्कीमिया के ऑब्वियस होते हैं, द एडजेसेंट एरिया, पेलार, ड्राई स्किन, ब्रिटल नेल, पैची अल्सरेशन, लॉस ऑफ हेयर। अल्सर यूजुअली डीप होता है, डिस्ट्रक्ट करता है डीप फेशिया को, एक्सपोजिंग द टेंडन, मसल, अंडरलाइंग बोन। डेड टेंडन लुक पेल ग्रीनिश विथ पस ओवर इट। मैनेजमेंट में हम स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आर्टीरियल डॉपलर, एंजियोग्राम, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर्स भी करनी होंगी। ट्रीटमेंट इसका अकॉर्डिंगली करेंगे, वेज़ोडाइलेटर या आर्टीरियल सर्जरीज करनी होंगी, ठीक है। तो ये इस्केमिक फुट अल्सर ही है जिसमें गैंग्रीन हो गई है टोज़ की विदाउट एविडेंस ऑफ एनी ब्लीडिंग विथ एक्सपोज्ड टेंडन। इसके अलावा आता है बेरेंसडेल अल्सर। बेरेंसडेल अल्सर एक क्रॉनिक इरेगुलर अंडरमाइंड अल्सर होता है माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस इन्फेक्शन की वजह से। कुछ इस तरह से होता है ये बेरेंसडेल अल्सर। तो मैंने आपको बताया कि इसकी वजह होती है ड्यू टू द माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस इन्फेक्शन। डीप सीवियर फॉर्म है एक्सटेंसिव डर्मल नेक्रोसिस, उसको हम कहते हैं बुरुली अल्सर, उसी की ये डीप फॉर्म है बुरुली अल्सर। तो इसकी डिस्चार्ज स्टडी में आपको एसिड फास्ट मिलेगा, बेसिलाई और एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग जो है वो अल्सर को यूजुअली ट्रीट कर लेती हैं। स्किन ग्राफ्टिंग फिर हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कार्सिनोमेटस अल्सर यानी एपिथेलियोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। फिगर को अच्छी तरह से देखते जाएं क्योंकि मैं इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। कार्सिनोमेटस अल्सर यानी एपिथेलियोमा या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को, ये प्रिकल सेल लेयर जो स्किन की होती है उसमें से अराइज करता है, और ये इनिशियली जो है एक नोड्यूल या अल्सर की तरह शुरू होगा, लेकिन बाद में अल्सरेटिव लीजन हो जाएगी जिसमें देखिए रोल्ड आउट एजेस हो जाएंगे। तो फ्लोर में नेक्रोटिक कंटेंट है, अनहेल्दी ट्यूमर है, ग्रेनुलेशन टिश्यू और ब्लड। अल्सर टच करने पे ब्लीड करेगा, बहुत ज़्यादा वास्कुलर और देखिए फ्राइबल सा है। इंड्यूरेशन जो है हमें बेस और एज पे महसूस होगी, और यूजुअली सर्कुलर या इरेगुलर शेप का होता है। तो होता मोबाइल है लेकिन ये नॉन मोबाइल हो जाएगा जब ये डीपर टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट करेगा। तो इसमें से एक बदबू भी आ रही होती है, फाउल स्मेल, क्योंकि नेक्रोटिक मटीरियल है, इन्फेक्शन है, और पोलीअमाइड जो है ट्यूमर सेल्स में से रिलीज़ हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें से बदबू आती है, ठीक है। तो ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का अल्सर है। हार्ड डिस्क्रीट इसके रीजनल लिम्फ नोड भी हमें पाल्पेबल होंगे, इनिशियली मोबाइल होंगे फिर फिक्स हो जाएंगे, लिम्फ नोड फंगेट करेंगे इवेंचुअली। अल्सर और लिम्फ नोड इनिशियली तो पेन लेस होते हैं लेकिन फिर वो पेनफुल और टेंडर हो जाएंगे जब डीपर इन्फिल्ट्रेशन या सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। सिस्टेमिक स्प्रेड इसका रेयर है, ये लोको रीजनल मैलिग्नेंट डिजीज़ है, ठीक है। अच्छा, वेरिकोस कार्सिनोमा एक एक्सोफाइटिक लोकली मैलिग्नेंट वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है विदाउट लिम्फेटिक स्प्रेड। तो इसको अब कैसे मैनेज करेंगे ऐसे अल्सर को, कार्सिनोमेटस अल्सर को, जिसमें वेज बायोप्सी ली, एफएनएसी किया लिम्फ नोड्स का, वाइड लोकल एक्सीजन कर लेंगे, स्किन ग्राफ्ट और रीजनल लिम्फ नोड ब्लॉक डाइसेक्शन। एक और है मार्जुलिन अल्सर। मार्जुलिन अल्सर जो है ना अनस्टेबल जो स्कार होता है लॉन्ग ड्यूरेशन का, इसी का जैसे बर्न के बाद या अगर कोई स्नेक बाइट हो जाती है, किसी को स्नेक बाइट हुई या बर्न हुआ, उसके बाद जो अनस्टेबल स्कार रह जाता है पीछे, वो मार्जुलिन अल्सर है। तो इट इज़ वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है जो कि लिम्फेटिक के ज़रिए स्प्रेड नहीं कर रहा है या ब्लड के ज़रिए। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये एक मार्जुलिन अल्सर है, क्रॉनिक अनस्टेबल स्कार ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन इन द लेग, इट डज़ नॉट स्प्रेड थ्रू लिम्फेटिक्स, ठीक है। देन आता है रॉडेंट अल्सर। रॉडेंट अल्सर जो है ये अल्सरेटिव फॉर्म है बेसल सेल कार्सिनोमा की ही, ठीक है, और जो कि फेस पे ज़्यादा कॉमन है। इसमें सेंट्रल एरिया होता है ड्राई स्कैप का, जिसमें पेरिफेरली देखें रेज्ड और बीडेड, रेज्ड एक्टिव और बीडेड यानी पर्ली वाइट एज होंगे। फ्लोर ऑफन इसका पिगमेंटेड होता है, ये डीपर प्लेन में इरोड करेगा लाइक सॉफ्ट टिश्यूज़ में, कार्टिलेज, बोन्स में, तो इसीलिए ही हम इसको रॉडेंट अल्सर कर रहे हैं कि डीपर जा रहा है।
as lymphatic are blocked in the early in the disease by large tumor cells, तो it does not spread through the regional lymph node. ब्लड स्प्रेड भी एबसेंट है, ये सिर्फ लोकली मैलिग्नेंट होता है। चेहरे पे कॉमन है, कहीं पे भी टिबिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, म्यूकोकुटेनियस जंक्शन पे हो सकता है, लेकिन म्यूकोजा में नहीं होगा। वेज बायोप्सी लें इसकी, सीटी स्कैन करें पार्ट का टू सी द डेप्थ एंड वाइड एक्सीजन। नेक्स्ट आता है मेलानोटिक अल्सर। मेलानोटिक अल्सर एक्चुअली जो है अल्सरेटिव फॉर्म ही होती है मेलानोमा की। देखिए यहाँ पे भी ज़्यादा अच्छा है पिक्चर में, ये तो माउथ में दिखा रहे हैं, ये भी है मेलानोमा की ही एक अल्सरेटिव फॉर्म होती है। ये स्किन पे होता है एज ए डिनोवो या प्री एग्जिस्टिंग मोल। तो अल्सर होता है पिगमेंटेड है, ऑफन विद अ हैलो अराउंड, सराउंडिंग में देखिए हैलो है। अल्सर रैपिडली ग्रोइंग होता है, ऑफन सैटेलाइट नोड्यूल्स और इन ट्रांजिट लेजन्स होती हैं। वेरी एग्रेसिव स्किन ट्यूमर है जो मेलानोसाइट से अराइज करेगा। तो रैपिडली रीजनल लिम्फ नोड में जाएगा और पिगमेंटेड होता है। ब्लड स्प्रेड लिवर में, लंग्स, ब्रेन, बोन्स में कॉमन है। म्यूकोजा में हो सकता है ये, जेनिटेलिया पे, आई में। तो ये एक सिस्टेमिक मैलिग्नेंट डिजीज़ है। इसमें भी आपने एक्सीजन बायोप्सी लेनी हो, यूजुअली इंसिजन बायोप्सी नहीं करनी होती, एक्सीजन। एफएनएसी करेंगे लिम्फ नोड का, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और वाइड लोकलिस को एक्साइज कर लेंगे, रीजनल नोड भी निकाल देंगे एंड कीमोथेरेपी। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी पिक्चर है, ये है मेलानोटिक अल्सर इन द फुट विद इनलार्ज्ड इनग्वाइनल लिम्फ नोड, देखें इनलार्ज हो गए हैं। देन आता है डायबिटिक अल्सर। अच्छा, डायबिटिक अल्सर के कॉजेज़ होते हैं कि इंक्रीज ग्लूकोज इन द टिश्यू प्रेसिपिटेट्स द इन्फेक्शन। ठीक है, एक वजह तो यह है बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है टिश्यू में, तो वो इन्फेक्शन करवा रहा है। डायबिटिक माइक्रोएंजियोपैथी भी हो जाती है जो माइक्रो सर्कुलेशन को अफेक्ट करती है। इसी तरह ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो वो ऑक्सीजन की डिसोसिएशन को भी कम करेगा, डिसोसिएट नहीं होने देगा। इसी तरह ग्लाइकोसाइलेटेड टिश्यू प्रोटीन जो है वो डिक्रीज़ करती है ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन। डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है वो सेंसरी मोटर और ऑटोनोमस कंपोनेंट्स को भी करती है इन्वॉल्व, और एसोसिएटेड एथेरोस्क्लेरोसिस भी डायबिटीज़ में होता है। तो सिर्फ ये वजह नहीं है कि भाई डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी हो गई तो फील नहीं हो रहा, चोट लग रही है बार बार और अल्सर हो गया, लेकिन अल्सर की डायबिटीज़ में ये भी सारी वजूहत हैं। वो है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी है, ऑक्सीजन नहीं जाने दे रहा, प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, माइक्रोएंजियोपैथी भी हो रही है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो रहा है। ठीक है, तो सारी वजूहत है और इन्फेक्शन के चांसेस भी डायबिटीज़ में ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या साइड्स हैं डायबिटिक अल्सर की? डायबिटीज़ में जो अल्सर बनता है वो पाँव के प्लांटर एस्पेक्ट पे मोस्ट कॉमन साइट है, फुट प्लांटर एस्पेक्ट। लेग पे हो सकता है, अपर लिम्ब पे, बैक, स्क्रोटम, पेरिनियम। ठीक है, तो इसमें अब जो है डायबिटिक अल्सर जो है वो स्कीमिया के साथ भी एसोसिएटेड है। अल्सर स्प्रेडिंग होता है, डीप होता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में आप दोनों रैंडम और फास्टिंग ब्लड शुगर करवाओगे, यूरिन कीटोन बॉडीज़, डिस्चार्ज फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, एक्सरे करोगे ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए, और आर्टीरियल डॉपलर लिम्ब का ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। नोट के डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है वो क्यों होती है? जब कन्वर्जन होता है ना शुगर का टू द सॉर्बिटोल, तो नर्व की डीमाइलिनेशन करवाता है वो सॉर्बिटोल। न्यूरोपैथी डिस्टल होती है, डिफ्यूज़ होती है, स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। इसको 10 साल लगते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी को डेवलप होने में। ग्लूकोज फॉर्म्स सॉर्बिटोल बाय अल्डोज रिडक्टेज एंजाइम एंड गैलेक्टोज फॉर्म्स गैलेक्टिल्टोल। अगर सॉर्बिटोल के लेवल बढ़ जाते हैं तो वो ट्रैप हो जाता है पेरिफेरल नर्व्स में, रिटाइना, लेंस, न्यूरोपैथी, कैटरेक्ट, रिटाइनोपैथी करवाएगा। इसमें एबनॉर्मल आर्टेरियोवेनस कम्युनिकेशन बनेंगे अंडर द स्किन, जो नर्व इस्कीमिया न्यूरोपैथी करवाएंगे। सेंसरी न्यूरोपैथी से वाइब्रेशन सेंस लॉस होगा, सेंस ऑफ पोजीशन, टच, पेन, टेम्परेचर। सेंसेशन जो है वो एब्सेंट होंगे इन द एंटायर सोल ड्यू टू द मीडियल एंड प्लांटर नर्व इन्वॉल्वमेंट। फुट जो है बिल्कुल डेड महसूस होगा, सेंसलेस होगा वाइल वॉकिंग, ऐसे लग रहा है सैंड पे जो है वॉक कर रहे हैं। एंड प्रोन टू माइनर रिपीटेड ट्रॉमा विच आर नॉट नोटिस्ड बाय द पेशेंट। मोटर न्यूरोपैथी कॉज करवाएगी पैरालिसिस हो जाएगी इंट्रिंसिक मसल ऑफ द फुट, जिसके नतीजे में क्लॉटोज होंगे और हेमरटो। लॉन्गिट्यूडनल आर्क ऑफ द फुट लॉस हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगा पाँव, कर्वेचर लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ जॉइंट पोजीशन एंड लॉस ऑफ फुट मसल स्ट्रेंथ लीडिंग टू अल्टर्ड गait एंड पोजीशन ऑफ द फुट विच इन टर्न लीड टू deep seated trophic ulcer over the head of metatarsals. Autonomic neuropathy causes absence of sweating and loss of skin elasticity, making more prone to breakdown and infection. Autosympathectomy is common in the diabetics involving foot area. तो यानी न्यूरोपैथी हो रहा है, सेंसरी न्यूरोपैथी, मोटर न्यूरोपैथी में मसल्स जो हैं उसकी वजह से क्लॉटो और हेमरटो हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल आर्क भी लॉस हो गई जिसकी वजह से पोजीशन पाँव की अल्टर हो गई, तो और ज़्यादा जो है अल्सर्स हो रहे हैं, चोट लग रही है। ठीक है, हेड ऑफ द मेटाटार्सल्स पे भी। और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी भी हो जाती है जिसकी वजह से स्किन की इलास्टिसिटी, स्वेटिंग ये लूज़ हो गई है।
ठीक है। उसके बाद आता है डायबिटिक एंजियोपैथी। अब एंजियोपैथी मैक्रो या माइक्रो एंजियोपैथी हो सकती है, यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन वेसल और कैपिलरीज की थिक हो गई। डायबिटीज़ में सेप्सिस, सेलुलाइटिस, डीप सीटेड एब्सेस, अल्सर फॉर्मेशन, गैंग्रीन फूड, ओस्टोमाइलाइटिस और मेटाटार्सल सेप्टिसीमिया, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम कैन अकर फास्टर इन द डायबिटीज़। फैगोसाइटिक एक्टिविटी डायबिटीज़ में कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ग्रेनुलोसाइड की मोबिलाइजेशन कम हो जाएगी। डीकेएम, न्यूरोपैथी, एंजियोपैथी, हाई टिश्यू ग्लूकोज लेवल associated with smoking, hypertension, hyperlipidemia, reduced immunity increase the chance of sepsis in the diabetics. Polymicrobial and fungal infections are common. ठीक है, तो यहाँ पे एक फुट है जो मोस्ट कॉमन एरिया है डायबिटिक इन्फेक्टिव प्रॉब्लम्स का। ये कॉज करवाएगा एब्सेस, अल्सर, ओस्टोमाइलाइटिस, गैंग्रीन एंड सेप्टिसीमिया। इनिशियली पेशेंट अंडरगो 2 एम्पुटेशन, लेकिन बाद में इवेंचुअली लैंड बिलो द विद द बिलो नी और अबव नी एम्पुटेशन। अब डायबिटिक अल्सर में मसला क्या होता है? एक तो न्यूरोपैथी इन द फुट, क्लॉइंग ऑफ द टो या हैमर टो, जो मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक मसल की पैरालिसिस की वजह से होता है। दूसरा, मल्टीपल डीपर एब्सेस बन जाती हैं और डीपर बोन की ओस्टोमाइलाइटिस कॉमन है। ल्यूकोसाइड का फंक्शन कम हो जाता है, रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होगा, स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस, आर्टेरियल इनसफिशिएंसी होगी, सेप्टिसीमिया, डायबिटिक कीटोसिरोसिस होगा, एसोसिएटेड कार्डियक डिजीज लाइक इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ट्रीटमेंट में हमने एक तो इसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होता है इंसुलिन के ज़रिए, एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देंगे। उस ऐसा अल्सर हुआ ना डायबिटिक अल्सर, तो इंसुलिन से शुगर कंट्रोल करनी है, ड्रग्स से अब नहीं हो रहा। एंटीबायोटिक देंगे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, रेगुलर क्लीनिंग, डिब्राइडमेंट, ड्रेसिंग करनी होगी। वंस वो ग्रेनुलेट हो जाएगा तो अल्सर को हम स्किन ग्राफ्ट या फ्लैप से कवर कर लेंगे। और रीवास्कुलराइजेशन प्रोसीजर एंडोट्रैक्टमी से किया जाता है, यानी अगर वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुआ है ना तो वो एंडोट्रैक्टमी करेंगे, या थ्रोम्बेक्टमी या बैलून एंजियोप्लास्टी, आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्ट। लेकिन अगर डिस्टल वेसल इन्वॉल्व है तो फिर सक्सेस रेट उसमें लेस होता है। टो, फुट एंड लेग एम्पुटेशन, माइक्रोसेलुलर रबर शू टू प्रिवेंट इंजरीज, केयर ऑफ द फुट, ठीक है। ये इस तरह का माइक्रोसेलुलर रबर फुट शू होते हैं जो इंजरीज से बचाएंगे, ठीक है। ये चप्पल जो है वो यूज़ की जाती है इन पेशेंट विद द डायबिटिक न्यूरोपैथी इन्वॉल्विंग फुट। दैट्स इट। तो ये भी एक और अल्सर की टाइप कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अल्सर की टाइप है मेलानीज अल्सर। 1924, पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन। एक्चुअली ये कॉमनली पोस्ट ऑपरेटिव वूंड में देखा गया है, एब्डोमेन और चेस्ट वाल में, जैसे अगर एम्पाइमा के ड्रेनेज में, लंग एब्सेस में, या सर्जरी फॉर द पेरिटोनाइटिस के बाद। तो एक्चुअली थॉरेक्स में और एब्डोमेन में ये अल्सर कॉमन है, लेकिन ओकेजनली लिम्स में भी हो सकता है। लिम्स में डिनोवो भी हो सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, या प्री एग्जिस्टिंग अगर किसी को वीनस अल्सर है तो उसमें भी ये मेलानीज अल्सर हो सकता है। ओल्ड एज में कॉमन है, इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल्स में, और सर्जरी के बाद फॉर द इन्फेक्टेड केसेस तो उसको हम कहते हैं मेलानीज अल्सर, यानी है पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्रेसिव बैक्टीरियल सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन है, अल्सर है, ठीक है। तो है ये पॉलीमाइक्रोबियल सिम्बियोटिक इन्फेक्शन, माइक्रो एरोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकाई का और स्टेफाइलोकोकस ओरियस। नाइदर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग सच अ टिपिकल लेजन इंडिपेंडेंटली, अकेला नहीं करवाएगा, है ये सिम्बायोटिक है, माइक्रो एरोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई। इट बिगिन इन द वूंड मार्जिन, फिर स्प्रेड करेगा मोर इन द सबक्यूटेनियस एरिया इन्वॉल्विंग एक्सटेंसिवली। इट कैन ऑफन टेक लॉन्ग टाइम टू डेवलप, लेकिन ये जल्दी स्प्रेडिंग अल्सर भी हो सकता है विथ रेस्ट्रिक्शन एंड डीप बरोइंग ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू विथ एक्सक्रूशिएटिंग पेन। देयर इज अ स्मॉल वेसल थ्रोम्बोसिस विथ एंडोआर्थराइटिस एंड नेक्रोसिस ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। Outer red area with abundant granulation tissue, middle dusky purple, or inner gangrenous with central granulation tissue is often typical. Spreading painful ulcer with discharge is obvious and toxemia is not uncommon. मैनेजमेंट में हमने इसकी इनिशियल इवेल्युएशन करनी है, ब्लड शुगर एस्टिमेट, क्रिटिकल केयर, एंटीबायोटिक, फ्लूइड मैनेजमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूज, रीनल एंड पल्मोनरी सिस्टम केयर। एडिक्वेट डिब्राइडमेंट विद वूंड एक्सcision इज एसेंशियल। लेटर वंस अल्सर ग्रेन्यूलेट्स, स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग इज डन, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है लूपस वल्गैरिस, लूपस वुल्फ। ये देखिए पिक्चर में टिपिकल लूपस वल्गैरिस आपको दिखाया गया है। ये कुटेनियस ट्यूबरकुलोसिस है जो यंग एज ग्रुप में होती है। चेहरे पे, हैंड, फोर आर्म पे देखी गई है, टिपिकल एप्पल जेली नोड्यूल की तरह विद द कंजेशन ऑफ द स्किन अराउंड, ठीक है। चेहरे पे, आर्म पे, फोर आर्म पे होती है। इवेंचुअली एप्पल जेली नोड्यूल की तरह कंजेशन है सराउंडिंग की स्किन की। इवेंचुअली सुपरफिशियल अल्सर होता है, अंडरमाइन एज बन जाता है। ग्लास लाइट प्रेस हम करें फर्मली ऑन द डिजीज एरिया टू एलिमिनेट द सराउंडिंग हाइपरीमिया कॉज क्लिनिकली ऑब्वियस एप्पल जेली अपीयरेंस। अल्सर एक्टिव है, डिस्ट्रक्शन अकर एट द पेरिफेरी, और हीलिंग जो है वो सेंटर पे होगी, शुरू होगी।
तो ऑफन लेजन एक्सटेंड इनटू द नोज़ में जाएगी, ओरल कैविटी में इन्वॉल्विंग द म्यूकोजा। अब लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यही अल्सर चेहरे पे फेशियल एडिमा करवा सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग लूपस वल्गैरिस स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ESR किया जाता है, डिस्चार्ज की स्टडी, बायोप्सी, चेस्ट एक्सरे। ट्रीटमेंट में इसको एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हीलिंग इसमें नहीं होती और फिर हमें एक्ससीजन एंड स्किन ग्राफ्टिंग करनी होगी। ठीक है, स्किन ग्राफ्टिंग एंड एक्ससीजन करनी होगी, कंप्लीट हील नहीं होता। तो ये कुटेनियस TB को ही हम लूपस वल्गैरिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्यूबरकुलस अल्सर, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, यूजुअली कोल्ड एब्सेस की वजह से। फिर बाद में अल्सर नेक में बनेगा, चेस्ट वॉल, एक्सिल एंड ग्रोइन। यहाँ पर अगर आप पिक्चर देखो तो ये ट्यूबरकुलस अल्सर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस की वजह से। तो नेक, चेस्ट वॉल, एक्सिल, ग्रोइन पे बन सकता है और इट कैन आल्सो बी अ प्राइमरी TB ऑफ द स्किन, कॉमनली चेहरे पे। अल्सर सिंगल या मल्टीपल हो सकते हैं, ओवल या राउंडेड। अंडरमाइंड एजेस होंगे ड्यू टू द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज आउटवर्ड एंड अंडरनीथ एंड हीलिंग इनवर्ड बाय द स्किन। तो अंडरमाइंड एजेस पेनलेस होगा, केजिएटिंग मटेरियल होगा फ्लोर पे। अल्सर यूजुअली डीप नहीं होता, रीजनल नोड्स इनलार्ज हो सकते हैं, मेटेड, फर्म, नॉन टेंडर। ट्यूबरकुलस अल्सर जो है ना, याद रखें, एक पेनलेस है, सिवाय टंग, ज़ुबान वाला जो है वो पेनलेस नहीं होता। मैनेजमेंट में एपिथेलॉइड सेल्स का डिस्चार्ज स्टडी करेंगे, एपिथेलॉइड सेल्स के लिए यानी मॉडिफाइड हिस्टोसाइट्स के लिए एसिड फास्फोबैसिलाई, और एज बायोप्सी लेंगे, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स देंगे। देन आता है बेजिन्स डिजीज़। बेजिन्स डिजीज़ यानी कि एरिथ्रोसाइनोसिस फ्रिगिडा एरिथमा इंड्यूरेटम। देखिए, एरिथमा इंड्यूरेटम मैंने आपको पहले भी प्रीवियस एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली ये लोकलाइज्ड एरिया फैट नेक्रोसिस का ही होता है, जिसमें विथ क्रोनिक इस्कीमिया हो जाती है एंकल स्किन की, अफेक्टिंग एक्सक्लूसिवली एडोलेसेंट गर्ल्स को। ठीक है, फैट नेक्रोसिस है, तो ये TB की वजह से हो सकता है, ड्यू टू द ट्यूबरकुलोसिस। गर्ल्स में ज़्यादातर देखा गया है मोर थिक सबक्यूटेनियस फैट अराउंड एंकल। ठीक है, जिनमें ज़्यादा थिक फैट होता है एंकल पे। ब्लूइश पिंक लेग होगी, जो ब्लूइश मॉटलिंग हो जाएगी इसकी एक्सट्रीम कोल्ड सीज़न में। वार्मिंग पे ये स्किन ब्राइट रेड और पेनफुल हो जाएगी, जो कि हाइपरीमिया की वजह से होता है। तो इस तरह के पेशेंट्स में परफोरेटिंग आर्टरीज जो प्रोफ्यूज़ कर रही हैं स्किन को अराउंड द एंकल, वो छोटी होती हैं, पुअर होती हैं, नॉन एग्जिस्टिंग, जिसकी वजह से स्किन जो है उसकी इस्कीमिया हो जाती है अराउंड द एंकल, विच बिकम हाइपर एस्थेटिक, और फिर वो सेंसिटिव हो जाएगा फॉर द टेम्परेचर अल्टरेशन। तो इनमें सिमेट्रिकल सी देखिए पर्पलिश या नोड्यूल होंगी, डेवलप इन द एंकल, लोअर लेग, विच लेटर ब्रेक डाउन फॉर्मिंग मल्टीपल स्मॉल पेनफुल सुपरफिशियल अल्सर, ऑफन विद एंकल एडिमा एंड पिगमेंट स्कार्स। तो ट्रीटमेंट में एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दी जाती हैं या लंबर सिम्पथेक्टमी की जाती है इसकी। ठीक है, तो ये है बेजिन्स डिजीज़, जिसको एरिथमा इंड्यूरेटम कहा जाता है, जो एक्चुअली फैट नेक्रोसिस है। ठीक है, TB की वजह से हुआ है विथ क्रोनिक इस्कीमिया। उसके बाद नेक्स्ट है ये ट्रॉपिकल अल्सर। ट्रॉपिकल अल्सर इंडेमिक होता है मानसून वाले सीजन्स में, एक्चुअली हिट करता है ह्यूमिड ट्रॉपिक्स को रिपीटेड एपिडेमिक्स में, लेकिन स्पोरेडिक है सब ट्रॉपिक्स में। तो ट्रॉमा हुआ या इंसेक्ट बाइट तो उसमें इन्फेक्शन होगा एक्सक्लूसिवली लोअर पार्ट ऑफ द लेग एंड फुट पे। तो ये अक्यूट अल्सरेटिव लेजन है स्किन की, ऑब्जर्व इन द ट्रॉपिकल एरियाज, अफ्रीकन में, इंडिया, साउथ अमेरिका। लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप में, अनीमिया वालों में, मेल न्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी। ये फ्यूसोबैक्टीरियम फ्यूसीफॉर्मिस यानी विंसेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, और बोरेलिया विंसेंटी की वजह से। देयर आर एब्रेशंस, रेडनेस, पेप्यूल, पस्टूल फॉर्मेशन, अक्यूट रीजनल लिम्फेडेनाइटिस, शदीद पेन होगा इसमें। पस्टूल 3 दिन में बर्स्ट करेगा अलॉन्ग विथ नेक्रोबायोसिस और फेजिडीना, causing a spreading painful ulcer with undermined edges, brown floor, serosyngenous discharge. Spreading stop in a few weeks with the ulcer persist करेगा महीनों से सालों तक। इवेंचुअली क्रॉनिक लार्ज नॉन हीलिंग कैलस अल्सर बन जाएगा विद परसिस्टेंट पेन भी है, प्रोफ्यूज सेरोसिंजिनस डिस्चार्ज भी है, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ऑर्डर बदबू आ रही है, लॉन्ग एग्जिस्टिंग फर्मली अडेरेंट स्लो भी नज़र आ रहा है फ्लोर पे विदाउट एनी ऑब्वियस कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम। हीलिंग के दौरान ये स्लाइट पिगमेंटेड पार्चमेंट लाइक राउंड स्कार बना देगा। ऑफन डिस्ट्रक्शन इसमें प्रोग्रेसिव है विदाउट द सेसेशन to extend into the entire soft tissue of the foot and leg, inviting amputation. Phagedena is also seen in the chancroid and cancrum oris. Phagedena is destruction without proliferation. ठीक है, तो phagedena ग्रीक है जिसका मतलब है टू ईट। तो ये chancroid में भी हमें मिलता है और cancrum oris में भी मिलता है, यानी डिस्ट्रक्शन हो रही है विदाउट प्रोलिफरेशन। ओकेजनली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी इसमें बन सकता है। तो ट्रीटमेंट ये न्यूट्रिशन इंप्रूव करनी है, पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, यूसोल ड्रेसिंग, स्किन ग्राफ्टिंग एट अ लेटर डेट।
देन आता है लेग अल्सर, लेग पे वीनस अल्सर, ठीक है। वीनस अल्सर हमेशा याद रखें, जिसको हम ग्रेविटेशनल अल्सर भी कहते हैं। एंकल यानी गेटर एरिया पे देखें, ये जोन पे ज़्यादा कॉमन होते हैं। एम्बुलेटरी क्रॉनिक वीनस हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। वेरिकोज वेन की वजह से होते हैं। लॉन्ग सेफिनस वेन या शॉर्ट सेफिनस वेन या परफोरेटर या पोस्ट फ्लेबाइटिक लिम्ब में। पोस्ट फ्लेबाइटिक लिम्ब कंसिस्ट ऑफ द वेन दैट is been partially recanalized following the deep vein thrombosis, which cause increased venous pressure around the ankle through perforator. Varicose vein फीमेल में कॉमन है 50% ड्यू टू द पोस्ट फ्लेबाइटिक लिम्ब, यानी पहले उनको डीवीटी हुआ था। पेन और डिस्कम्फर्ट रहता है। पिगमेंटेशन हमें मिलेगी, डर्माटाइटिस, लाइपोडर्माटोस्क्लेरोसिस होगा, अल्सरेशन, पेरिओस्टाइटिस, एंकल जॉइंट एंकाइलोसिस, टेलिप्स इक्विनोवोरस डिफॉर्मिटी और मार्जिनल अल्सर, ये सारे वेरिकोज वेन के प्रॉब्लम्स हैं और लेटर इस अल्सर की भी। तो अल्सर शुरू में तो ये पेनफुल होता है, लेकिन एक बार क्रोनिसिटी हो जाएगी तो पेन लेस होगा। याद रखें वर्टिकल होता है या ओवल होता है। कॉमनली हमेशा याद रखें, कॉमनली ये मीडियल साइड जो होती है ना पाँव की, देखें मीडियल साइड पे होगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ओकेजनली लेटरल साइड पे होगा, ऑफन ऑन द बोथ साइड ऑफ द एंकल, लेकिन कभी भी नेवर अबव द मिडल थर्ड ऑफ द लेग से ऊपर नहीं होगा। फ्लोर इसका अल्सर का याद रखें कवर हुआ होता है, पेल या ऑफन विदाउट एनी ग्रेनुलेशन टिश्यू, पेल होगा या नहीं होगा। जब वेल ग्रेनुलेटेड होगा तो एज इसका स्लोपिंग होगा। इंड्यूरेशन और टेंडरनेस हमें मिलेगी बेस ऑफ द अल्सर पे। वीनस अल्सर वर्टिकली होता है या ओवल विद स्लोपिंग एज एंड विल नॉट पेनिट्रेट द डीप फेशा। अच्छा, इनके इन्वाइनल नोड वर्टिकल ग्रुप ऑफन इनलार्ज होंगे। अल्सर ऑफन अटेन वेरी लार्ज साइज विच इज़ नॉन हीलिंग, इंडोलेंट एंड कैलस। अल्सर हील्स ऑन द रेस्ट एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, रेस्ट और ट्रीटमेंट से सही होगा लेकिन दोबारा बन जाएगा। स्कारिंग इसमें कॉमन है, रिपीटेड हीलिंग एंड रिकरेंट अल्सर फॉर्मेशन की वजह से। अनस्टेबल स्कार अगर काफ़ी टाइम तक रहा तो स्कार वाला कौन सा अल्सर था, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक का स्कार होगा तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा यानी मार्जिनल अल्सर बन जाएगा। मैनेजमेंट में इसमें क्या करना होता है, वीनस डॉपलर, रेगुलर ड्रेसिंग, स्किन ग्राफ्टिंग, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमने वेरिकोज वीन्स का करना होगा। यहाँ पे देखिए ये वीनस अल्सर है अराउंडिंग द एंकल विद द स्किन चेंजेस ओवर द सराउंडिंग एरिया। ये एडिमा, लाइपोडर्माटोस्क्लेरोसिस ये नज़र आ रहा है। इट इज़ अ कॉमन साइड ऑफ द वीनस अल्सर विच इज़ द मीडियल एस्पेक्ट, मीडियल एस्पेक्ट इसका कॉमन साइड है, ठीक है। फिर सिफिलिटिक अल्सर है। ये सिफिलिटिक अल्सर जो होता है नाउडे रेयर एंटिटी है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सिफिलिस जो शेफर्ड सिफिलिस से हुआ था, who acquired the disease as written in a poem by Frank Castor, Reyes of Verona. Many clinical lesions are observed in the different stages of syphilis. John Hunter inoculated himself with syphilis organism to study the clinical feature and effect. After 24 years of inoculation, he died from the rupture of syphilitic aortic aneurysm at the age of 65. Genital chancre, hard chancre, Hunterian chancre. It is a painless, hard, button-like, indurated. दिखाऊँ मैं आपको chancre इसका, button-like indurated सा non-bleeding ulcer usually seen in the corona या frenum of the penis and often on the lips, breast and anal region. appear 4 week after the initial infection, 4 हफ्तों के बाद होगा। in the first stage of disease यानी प्राइमरी सिफिलिस में शंकर बनता है। शॉर्टी पेनलेस फर्म डिस्क्रीट ग्रोइन लिम्फ नोड भी इनलार्ज होंगे अलॉन्ग विद जेनाइटल शंकर। नोड्स की सुपरेशन नहीं होगी। एक्स्ट्रा जेनाइटल शंकर लिप्स और ब्रेस्ट पे इनलार्ज नेक एंड एक्सिलरी नोड शो करेंगे जो कि इन्फ्लेम्ड होंगे, पेनफुल एंड ऑफन आल्सो मे बी मेटेड। उसके बाद ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज यानी सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होगा कि वाइट थिकन म्यूकस पैचेस हो जाते हैं। अपीयर कॉमनली इन द माउथ लाइक स्मॉल सर्कुलर सुपरफिशियल स्नेल ट्रैक अल्सर। आल्सो देयर अपीयर रेज्ड फ्लैट हाइपरट्रोफिड और वार्टी लाइक एपिथेलियम एट द म्यूकोकुटेनियस, जैसे माउथ पे या जेनिटेलिया पे। इसको हम कहते हैं कोंडाइलोमेटा लाटा, ठीक है, कोंडाइलोमेटा लाटा जो है वो अपीयर होंगे। जनरलाइज शॉर्टी हार्ड डिस्क्रीट पेनलेस लिम्फ नोड भी पाल्पेबल होंगे। एपिट्रोकल और सब ऑक्सीपिटल नोड भी इनलार्ज होंगे। एपिट्रोकल नोड आर फेल्ट एट 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एपिकोंडाइल। ये नॉन होजकिन लिम्फोमा में भी हमें इनलार्ज मिलते हैं। आयराइटस, अर्थराइटस, हेपाटाइटस, मैसिव लिवर इन द सिफिलिस इज कॉल्ड द हेपार लोबेटम। इसमें बड़ा हो जाता है ना, मैसिव हो जाता है लिवर, उसको हेपार लोबेटम कहते हैं। मेनिंजाइटिस होगा, सिफिलिटिक osteitis with ivory sequestrum, coppery red skin rash, moth-eaten alopecia and other feature of secondary syphilis। फिर आता है थर्ड यानी कि टर्शरी स्टेज। टर्शरी स्टेज पे गुमेटस अल्सर जो है वो डेवलप करेंगे, बिल्कुल इस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है। गुमेटस अल्सर ये डीप पंच्ड आउट पेनलेस नॉन टेंडर अल्सर होते हैं।
with wash leather slow on the floor with silvery tissue paper like scar around and occur on the subcutaneous bone पे होंगे, जैसे कि scar around and over the bone like tibia, sternum, skull पे, palate या other area. It can also occur on tongue anterior aspect of the scrotum due to the delayed hypersensitivity reaction with the endarteritis obliterans and vasculitis. इसमें जो nasal septum है वो perforate होगा, palate भी, gluten joint and seborrheic tibia भी देखे गए हैं. लिम्फ नोड अफेक्ट नहीं होते टर्शियरी सिफिलिस में. न्यूरोसिफिलिस यानी टेब्स डोर्सलिस एन्यूरिज्म ऑफ द आर्क ऑफ एओर्टा, ये भी इसमें ही फीचर है. टेब्स डोर्सलिस जनरलाइज पैरालिसिस हो जाती है ऑफ इंसेन की तरह प्रेजेंट करेगी. ये लेट टर्शियरी या क्वाटरनरी सिफिलिस कहलाती है. टेब्स डोर्सलिस इसी में होता है. ठीक है. लॉन्ग क्विएसेंट एसिम्प्टोमेटिक पीरियड जो होता है फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी उसको हम कहते हैं लेटेंट सिफिलिस, जो लॉन्ग होगा क्विएसेंट और एसिम्प्टोमेटिक. सेकेंडरी जो सिफिलिटिक स्टेज है उसमें प्लेंटी सर्कुलेटिंग ट्रेपोनोमा स्पायरोकीट्स होते हैं ब्लड में, वेयर एज इन द टर्शियरी स्टेज द स्पायरोकीट आर लेस और एब्सेंट. अर्ली सिफिलिस 2 साल तक लास्ट करेगा, पेशेंट इन्फेक्टिव होता है इस पीरियड में. प्राइमरी सिफिलिस अकर विद इन द 4 वीक, सेकेंडरी इन द 12 वीक. लेटेंट जो है 2 साल से लाइफ टाइम भी हो सकता है. सिफिलिस की इन्वेस्टिगेशन में VDRL काहन टेस्ट, ट्रिपोनेमा पैलिडम हेमोग्लूटिनेशन टेस्ट, ट्रिपोनेमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट. ट्रीटमेंट में हम पेनिसिलिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम 3 टाइम अ डे फॉर 15 डे, एरिथ्रोमाइसिन, tetracycline, cephalosporin, Jarisch-Herxheimer reaction is commonly seen after the penicillin therapy. उसके बाद नेक्स्ट आता है सॉफ्ट शैंकर या जिसको हम सॉफ्ट सोर या डुक्रे अल्सर कहते हैं, या चैंक्रोइड या बूबो. तो ये मल्टीपल इरेगुलर से जेनाइटल अल्सर होते हैं. अपीयर 3 डे आफ्टर द इन्फेक्शन विद द हीमोफिलस डुक्रे एज ए वेनरल डिजीज़. ये अक्यूट और पेनफुल और टेंडर नॉन इंड्यूरेटेड अल्सर होता है. फ्लोर में येलोइश स्लो होगा विद परुलेंट डिस्चार्ज. एज इसकी एडिमेटस होती हैं और इन्फ्लेम्ड होती हैं. अक्यूट रीजनल लिम्फेडिनाइटिस विद सुपरेशन presenting as a tender, soft or firm swelling is common. Such as soft and fluctuant inguinal swelling is termed as a bubo. बुबो भी कहा जाता है. ट्रीटमेंट में कोट्रामोक्साजोल देते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्राएक्सोन और इस बुबो की एस्पायरेशन करनी होगी. ठीक है. उसके बाद आता है क्लाइमेटिक बुबो या ट्रॉपिकल बुबो. अच्छा, इस पिक्चर में देखिए क्लाइमेटिक बुबो या ट्रॉपिकल बुबो लिम्फोग्रेनुलोमा इनग्वाइनेल की वजह से होता है, जो कि एक वेनरल स्प्रेडिंग ऑर्गेनिज्म है, क्लाइमेडिया टाइप L1-2-3. तो लिम्फोग्रेनुलोमा वेनरम में जो लेशन होती है प्राइमरी जेनाइटल स्टेज स्मॉल होता है, पेनलेस और कॉमनली अननोटिस. जो सेकेंडरी स्टेज में लेशन होती है वो 2 हफ्तों के बाद होती है. मेल्स में इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड और फीमेल में जो इंट्रा पेल्विक और पैरा रेक्टल नोड्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. तो नोड्स की सुपरेशन हो जाती है और इवेंचुअली डिस्चार्जिंग साइनस होंगे. फ्रे इंट्राडर्मल टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है 6 वीक्स में और पॉजिटिव रहता है पूरी ज़िंदगी. टर्शियरी स्टेज में क्या होता है कि आई, जॉइंट, मेनिंजेस ये इन्वॉल्व हो जाएंगे आफ्टर मैनी ईयर्स. Repeated chronic inflammation, lymphatic blockage, scarring can cause rectal stricture and vulval elephantiasis in the females. Treatment is tetracycline for 3 weeks. ठीक है, 3 हफ्तों के लिए हम टेट्रासाइक्लिन देंगे. उसके बाद लास्ट में कुछ अदर अल्सर इसमें डिस्कस किए हैं वेरियस पार्ट पे, जैसे शिन, लेग, फीट, फेस, चेस्ट वॉल. वेरियस डिजीज़ लाइक अनीमिया में भी होता है, पॉलीसाइथीमिया, सिकल सेल डिजीज़, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ल्यूकीमिया, वास्कुलाइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पैगेट डिजीज़ ऑफ द बोन में डीप, नॉन मोबाइल, फिक्स टू बोन, कॉमन इन द टिबिया. अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी होता है. इसके अलावा ट्रिपोनेमा पर्ट्यून जॉज करवाता है, कैन हैव मल्टीपल पेन, लेस अल्सर इन द लेग एंड फीट ड्यू टू वॉकिंग विद द बेयर फुट. ऑर्गेनिज्म अब्रेजन से अंदर चला जाएगा जो हील होगा स्पॉन्टेनियसली लीविंग अ टिश्यू पेपर लाइक स्कार. पुअर हाइजीन और ड्रेसिंग से मल्टीपल छोटे रेड स्कैब्ड स्टेफाइलोकोकस ओरियस अल्सर स्किन पे हो जाते हैं ओवर द लेग एंड फीट विच इज़ ऑफन रिकरेंट एंड डिस्टर्बिंग. बुरुली अल्सर एक क्रॉनिक अल्सर है जो माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस की वजह से होता है. इनिशियली एक सबकुटेनियस नोड्यूल बनाएगा, फिर बाद में नॉन कैशियस नेक्रोसिस होगी जो शो करेगी स्लो हीलिंग एंड सीवियर स्कारिंग. वेल्सोर एक कुटेनियस डिप्थीरिया है थ्रू द स्किन कॉजिंग द वेसिकल्स विद स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड. वंस द वेसिकल्स रप्चर द क्रॉनिक टेंडर शैलो अल्सर विल फॉर्म. दिल्ली बॉयल जिसको ओरिएंटल सोर कहा जाता है, ये लेशमेनिया ट्रॉपिका इन्फेक्शन है. पिक्चर में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी. कॉजेज द इंड्यूरेटेड पेप्यूल ऑन द फेस एंड एक्सपोज बॉडी पार्ट्स कॉजिंग द इंडोलेंट क्रॉनिक अल्सर विच हील्स प्रोड्यूसिंग एन अगली पिगमेंटेड स्कार.
दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो हमने कवर कर लिया जनरल सर्जरी का, विच वॉज दी अल्सर। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।